मुझे उम्मीद है कि हम बाहर निकल सकेंगे। 6000 साल, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, बेलिंग ने आह भरी। गा व्युत्क्रम स्केल राक्षसी पेंग ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए, उसका शरीर 10 मीटर से अधिक आकार का हो गया तथा हवा में चक्कर लगाने लगा। अथर्व, छाया, छोटू, मधुरिमा और ब्लड जेड डेमोनिक टाइगर तुरंत इनवर्स स्केल डेमोनिक पेंग की पीठ पर कूद पड़े। इनवर्स स्केल डेमोनिक पेंग ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे आसपास हवा का एक झोंका आया और उसकी आकृति बिजली की तरह वहां से गायब हो गई। व्युत्क्रम स्केल राक्षसी पेंग की पीठ पर बैठी कुयू कुछ अवाक रह गई। अगर अथर्व इस बार मधुरिमा और व्युत्क्रम स्केल राक्षसी पेंग जैसे राक्षसी जानवरों को सामने ले आए तो वे पल भर में बेहद शक्तिशाली हो जाएंगे। संभावना थी कि यह महाद्वीप जल्द ही देखने लायक एक जीवंत जगह बन जाएगा। धूसर जगह में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। दर्जनों आकृतियां अब एक घाटी में पहुंच गई थीं। आखिरकार हम बाहर निकल आए हैं। एक दर्जन से ज्यादा आकृतियां घाटी में उतरी, उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। वे प्रभास, अवंतिका, रोहित, अनुष और अन्य थे। यश, संजू और बाकी लोग भी इस बार समूह के साथ ही रहे, अब अकेले यात्रा नहीं कर रहे थे। उन्हें एक भी वुलिंग पवित्र फल नहीं मिला था और रास्ते में सभी उदास महसूस कर रहे थे। इस बार छोटी बहन की सफलता ने हमें काफी देर कर दी। मुझे लगा था कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन लगता है हम बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए हैं, रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस बार केवल अवंतिका को ही वुलिंग पवित्र फल मिला। इसे खाने और परिष्कृत करने में काफी समय लगा, इसलिए वापस भागते समय सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, इस डर से कि कहीं वे बाहर निकलने का समय चूक न जाएं। क्या तुम सब मेरा इंतजार कर रहे हो? तुमने भी साधना से बहुत कुछ हासिल किया है ना? प्रभास, क्या तुम भी मार्शल जनरल के तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच गए? अवंतिका ने मुंह बनाया। पिछले 6 महीनों में आधे शिष्यों को सफलता मिली, लेकिन मार्शल जनरल स्तर में केवल एक प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल दूसरे स्तर तक पहुंच पाया और दूसरा प्रभास था जो मार्शल जनरल के दूसरे से तीसरे स्तर तक पहुंच गया। मूल रूप से गुप्त क्षेत्र में सफलता पाने का सबसे तेज तरीका वुलिंग पवित्र फल प्राप्त करना था। ड्रैगन रैंकिंग में शीर्ष 10 शिष्यों में मूल रूप से वुलिंग पवित्र फल के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास था, लेकिन अंतिम परिणाम सभी की अपेक्षाओं से परे था। यह अभी भी आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है। गुप्त क्षेत्र की एक यात्रा के बाद अब आप दूसरे स्तर के मार्शल जनरल हैं। प्रभास ने अवंतिका को देखा, उसकी आंखें पूरी तरह से स्तब्ध थीं। मार्शल जनरल के तीसरे स्तर तक उनकी सफलता सामान्य मानी जाती थी, क्योंकि इस गुप्त क्षेत्र में साधना 5 गुना तेज थी। हालांकि अवंतिका की साधना 15 गुना तेज थी और उन्होंने एक वुलिंग पवित्र फल भी प्राप्त किया और फिर से सफलता प्राप्त की। केवल आधे वर्ष में मार्शल सोल के छठे स्तर से मार्शल जनरल के दूसरे स्तर तक पहुंच गईं। 3 तत्व वाले मार्शल कलाकारों का भयानक स्वभाव पहले ही सभी को आश्चर्यचकित कर चुका था। बादाओ रिजवान ने कहा, यह दुख की बात है कि इस गुप्त क्षेत्र के भीतर की ऊर्जा अब लुप्त हो गई है, इसलिए आगे साधना करना बेकार है। हाय, 8वें स्तर के मार्शल सोल साधना वाले एक युवक ने आह भरने के अलावा कुछ नहीं किया। ये दुख की बात है कि इस बार शेष 6 वुलिंग पवित्र फल सभी राक्षसी जानवरों द्वारा ले लिए गए। वुलिंग के पवित्र फलों का जिक्र आते ही हर कोई खुद को असहाय महसूस कर रहा था। हर कोई एक कड़वी मुस्कान दे रहा था, खासकर झाओ किन्घई और संजू, जिनके चेहरे आक्रोश से भरे हुए थे। इस बार उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ था। शुरुआत में उन्होंने अथर्व का पीछा किया, लेकिन आखिरकार उन्हें अथर्व से छिपना पड़ा। अवंतिका, रोहित और अन्य लोगों के साथ घूमते हुए यश निस्संदेह अथर्व द्वारा गुप्त रूप से शिकार किए जाने से चिंतित था, इसलिए उसके पास अवंतिका और अन्य लोगों के साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबकी चौकस निगाहों के सामने अथर्व उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि उन दोनों को स्वाभाविक रूप से इस समय यह नहीं पता था कि यदि अथर्व वास्तव में उन्हें इस गुप्त क्षेत्र में मारना चाहता था तो उसे स्वयं कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। व्युत्क्रम स्केल राक्षसी पेंग और अन्य राक्षसी जानवरों का हमला ही पर्याप्त होगा। बेशक अथर्व ने भी यही सोचा था कि अगर राक्षसी जानवर झाओ किन्घई और अन्य लोगों को मार डालें तो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय उस तक पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन राक्षसी जानवरों द्वारा झाओ किन्घई और संजू की हत्या के बाद अथर्व को चिंता हुई कि कहीं प्रतिहार परिवार या चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय भी गुप्त लोक में राक्षसी जानवरों का शिकार न कर बैठें। अगर 5वीं श्रेणी का कोई राक्षसी जानवर गुप्त लोक में गायब हो जाए और वह कई राक्षसी जानवरों के साथ गुप्त लोक से बाहर चला जाए तो आखिरकार किसी न किसी को पता चल ही जाएगा और फिर उसे समझाना नामुमकिन हो जाएगा। जहां तक झाओ किन्घई और संजू को मारने की बात है, जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई अथर्व को अब कोई जल्दी नहीं रही। उसकी और छोटू की मौजूदा ताकत के साथ झाओ किन्घई और संजू को मारना अब कोई समस्या नहीं थी। और झाओ किन्घई और संजू स्वाभाविक रूप से अथर्व की योजना को नहीं जानते थे। निकास द्वार जल्द ही खुल जाना चाहिए, भूत हाथ गुंजन ने धीरे से कहा। अथर्व, वह हमेशा सबसे आखिर में क्यों आता है? क्या उसे आने के लिए बाहर निकलने का इंतजार करना पड़ता है? फ्लाइंग ईगल अनुष ने पीछे की जगह पर नजर डालते हुए कहा। अथर्व को वुलिंग पवित्र फल भी मिला है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मार्शल जनरल तक पहुंच गया है, बैटल ब्लेड प्रभास ने कहा। उसकी आंखें पहले से ही लड़ाई के इरादे से भरी हुई थीं। वह घृणित छोटा चोर अथर्व का नाम सुनकर अवंतिका का दिल तुरंत आक्रोश से भर गया। बेशक अथर्व का नाम सुनकर यश और झाओ किंगतियान चित्रांश की तरह बहुत असहज महसूस कर रहे थे। इस समय चित्रांश यश के पीछे खड़ा था। उसका आधा चेहरा काला पड़ गया था, जलने के निशानों से ढका हुआ था। यह उस समय छोटू द्वारा छोड़ी गई एक उत्कृष्ट कृति थी। हालांकि चित्रांश ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसका चेहरा खराब हो गया था। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने किसी को मेरे बारे में सोचते हुए सुना है। जैसे ही बैटल ब्लेड प्रभास की आवाज़ गिरी, अचानक हंसी आ गई। अथर्व। यह आवाज़ सुनकर सभी के दिलों में तुरंत और अनायास ही एक व्यक्ति का ख्याल आया। जैसे ही सब लोग मुड़े, उनकी आंखों के सामने दो आकृतियां भी प्रकट हुईं। और जब सबने उन दोनों को देखा तो एक क्षण में ही सब भयभीत हो गए। एक बेहद खूबसूरत महिला सबकी नज़रों के सामने प्रकट हुई। उसका गोरा चेहरा, सुंदर जेड जैसा रंग, बिना किसी श्रृंगार के फिर भी स्वाभाविक रूप से सुंदर था, जिसमें आकर्षण की झलक थी। उसकी नाक छोटी और सीधी थी, उसके होंठ गुलाबी थे और उसकी बड़ी आंखों की पुतलियां चमकीली, पानी से भरी थीं, जो करीब से देखने पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली लग रही थीं। यह अद्भुत सुंदरता किसी अमर प्राणी की तरह थी जो गलती से नश्वर संसार में आ गई थी। उसकी खूबसूरती इतनी चरम थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जो भी उसे देखता दंग रह जाता। कितनी खूबसूरत महिला है, फ्लाइंग ईगल अनुष ने धीरे से कहा। छाया, तुमने अपनी शक्ल कैसे वापस पा ली है ना? इस समय सबके बीच केवल अवंतिका ही बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं थी। वह बस जल्दी से छाया के पास गई, हैरान सी लग रही थी। ये कुछ भी नहीं है, मैं अब से ऐसा ही रहूंगा। छाया ने थोड़ा मुस्कुराया, इस समय अवंतिका पर आभा को महसूस करते हुए, और काफी आश्चर्यचकित भी हुआ। कहा, अवंतिका, आपने वास्तव में मार्शल जनरल के दूसरे स्तर को तोड़ दिया। ये छाया है। इस समय सभी ने छाया को भी पहचान लिया और यह परिवर्तन देखकर सभी अवाक रह गए। मिस छाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर होंगी। ऐसा लगता है कि मुझ अनुष में पहले निर्णय की कमी थी। कृपया मुझे माफ कर दें। फ्लाइंग ईगल अनुष तुरंत छाया की तरफ चमक गया। उसका सुंदर चेहरा भी इस समय छाया से बहुत चकित था। मिस छाया, मुझे पहले पता नहीं था कि आप इतनी खूबसूरत हैं। ये सचमुच मेरे लिए आंखें खोलने वाली बात है। बादाओ रिजवान हालांकि हटे कट्टे थे, फिर भी उन्होंने एक हल्की मुस्कान बिखेरी और छाया के पास पहुंचे। रिजवान, क्या तुम मुझसे फिर से प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हो? फ्लाइंग ईगल अनुष ने तुरंत बादाओ रिजवान पर हमला किया। अनुष, मैंने मिस छाया को सबसे पहले देखा। रिजवान का विशाल शरीर जमीन पर पड़ा, उसकी आभा काफी प्रभावशाली थी। उन दोनों की शक्ल सूरत से तो सभी परिचित ही थे। पहले जब वे देवांशी का पीछा कर रहे थे तब उन्होंने काफी प्रतिस्पर्धा की थी और अर्थ ड्रैगन पीक पर भी कई मुकाबले हुए थे। रिजवान, क्या सिर्फ आपकी आवाज़ तेज होने से ही आप प्रभावशाली हैं? अगर आप में हिम्मत है तो आइए अब द्वंद्व युद्ध करें। फ्लाइंग ईगल अनुष पीछे नहीं हटना चाहता था और उसने तुरंत रिजवान को घूरते हुए कहा, एक सुंदरी के सामने आप अपनी गति नहीं खो सकते, खासकर जब वह पहले से ही रिजवान से नहीं डरता था। ठीक है, यह एक द्वंद्व युद्ध है। क्या आपको डर है कि मैं नहीं लड़ूंगा? जो भी हारेगा उसे अब से मिस छाया से दूर रहना होगा, बादाओ रिजवान ने कहा। यह एक सौदा है, फ्लाइंग ईगल अनुष ने कहा। रिजवान, अनुष, क्या तुम सच में मेरे लिए द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो? छाया उस पल उन दोनों की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराए। यह मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि सभी फिर से मदहोश हो गए। बादाओ रिजवान और फ्लाइंग ईगल अनुष दोनों ने लगभग एक साथ कहा, ठीक है, जो भी जीतेगा मैं उसे एक उपहार दूंगा। छाया ने अथर्व की ओर देखते हुए फिर से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि आपको उसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। जो भी जीतेगा मैं उसे एक उपहार दूंगा। अथर्व के साथ द्वंद्व युद्ध। बादाओ लॉन्गसैन और फ्लाइंग ईगल अनुष तुरंत आश्चर्यचकित थे और बाकी सभी भी इस समय कुछ हद तक हैरान थे। अथर्व भी एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर मन ही मन मंद मुस्कुराया। उसे कुइयू का आशय तुरंत समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास अपनी बात कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये साफ तौर पर उसके लिए उसे अपने इरादे जाहिर करने का एक मौका था। अथर्व, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। फ्लाइंग ईगल अनुष ने बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व को देखा और फिर अथर्व से कहा। बादाओ रिजवान ने अथर्व की ओर देखा और कहा, अथर्व, हमारा मैच हमारे बाहर निकलते ही शुरू हो जाएगा। 3 महीने पहले ही उसने अथर्व के साथ एक चुनौती समझौता कर लिया था और इस समय वह और भी उत्सुक था। छाया को देखते हुए उनकी नज़रें मिली और उनकी आंखों का मतलब शायद सिर्फ वे दोनों ही समझ पाए। फिर बादाओ रिजवान और फ्लाइंग ईगल अनुष की ओर देखते हुए अथर्व ने धीरे से कहा, आज से 5 दिन बाद अर्थ ड्रैगन पीक पर कैसा रहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों ने एक स्वर में उत्तर दिया। बैटल ब्लेड क्यूडाओ जुए, क्या हमारी लड़ाई भी अब से 5 दिन बाद अर्थ ड्रैगन पीक पर हो सकती है? अथर्व ने फिर बैटल ब्लेड प्रभास की ओर देखा और कहा,
तुम हम तीनों के साथ एक ही दिन मुकाबला करना चाहते हो। मैंने 1 महीने पहले ही मार्शल जनरल के तीसरे स्तर तक पहुंच बना ली थी। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम बाद की कोई तारीख चुन सकते हो। बैटल ब्लेड प्रभास ने अथर्व की ओर देखा और कहा, इसे टालने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो इसे 5 दिनों में ही कर लेते हैं, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अथर्व ने बैटल ब्लेड प्रभास की सफलता को पहले ही भांप लिया था। तीसरे स्तर के मार्शल जनरल की ताकत के साथ अथर्व ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि अब वह कितना शक्तिशाली है। अगर वार सेबर प्रभास अभी भी दूसरे स्तर का मार्शल जनरल होता तो अथर्व में लड़ने का जोश इतना नहीं होता। केवल एक तीसरे स्तर का मार्शल जनरल ही अथर्व की लड़ने की भावना को जगा सकता था। अपनी सामान्य ताकत के साथ अब उसे तीसरे स्तर के मार्शल जनरल से मुकाबला करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब से 5 दिन बाद मैं पृथ्वी ड्रैगन पीक पर समय पर पहुंच जाऊंगा। वारसेबर प्रभास का लड़ाकू उत्साह बढ़ गया। अथर्व को घूरते हुए छाया के चेहरे पर अब एक आकर्षक मुस्कान उभरी। तुरंत ही अथर्व के कानों तक एक संदेश पहुंचा, अथर्व क्या तुम मुझे दिखावा कर रहे हो? अथर्व बेबसी से मुस्कुराया, फिर कुछ नहीं बोला। मन ही मन वह 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी मधुरिमा, उल्टे पैमाने वाली राक्षसी पेंग और अन्य राक्षसी जानवरों के बारे में चिंतित था जो वर्तमान में अंतरिक्षीय पशु थैली के अंदर थे। वह सोच रहा था कि क्या उन्हें गुप्त क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में उसके पास एक विशाल गुप्त शक्ति होगी, विशेष रूप से मधुरिमा, जिसका वर्तमान साधना स्तर 6ठे चरण के मध्य में है, जो 6ठे स्तर के मार्शल कमांडर विशेषज्ञ के बराबर है। मधुरिमा के उच्च वंश के साथ उसकी शक्ति निश्चित रूप से सामान्य राक्षसी जानवरों की तुलना में बहुत अधिक है। कुछ समय तक अपनी साधना को स्थिर करने के बाद 7वें स्तर के मार्शल कमांडर से निपटना बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। इस समय अथर्व की नज़र पहले ही सब पर पड़ चुकी थी। जब उसकी नज़र झाओ किंगहई और बाकियों पर पड़ी तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर मौका मिला तो गुप्त क्षेत्र के बाहर इन तीनों से निपटने में देर नहीं लगेगी। अवंतिका, मार्शल जनरल के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। अथर्व की आखिरी नज़र अवंतिका पर पड़ी। अवंतिका की सफलता से हैरान इस बेकाबू लड़की को अपनी ओर घृणा से घूरते देखकर वह मन ही मन बस एक कड़वी मुस्कान ही दे सका। आखिरकार तुमने मुझसे बात करने की कृपा की। अवंतिका ने अथर्व को घूरा, फिर कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। ठीक है, तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लूंगा। अथर्व हल्के से मुस्कुराया और अपनी नाक रगड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसने उस लड़की को किसी भी तरह से नाराज़ नहीं किया था, वह बस रूठ रही थी। तो वादा करो, आगे से मुझे नाराज़ नहीं करोगी। यूं होंगलिंग के चेहरे पर अथर्व को देखते ही एकाएक चमक आ गई। उसके छोटे से मुंह से उसके हरे रंग के टाइट फिटिंग आउटफिट में लिपटे खूबसूरत उभार और भी आकर्षक लग रहे थे। हालांकि स्वभाव के मामले में वह छाया से थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन वह छाया से ज़्यादा प्यारी थी और उससे टक्कर भी ले सकती थी। ओह ठीक है, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, अथर्व ने मन ही मन कुछ असहाय महसूस करते हुए कहा। इस औरत का गुस्सा तो आता जाता रहता है, किसी भी बात की गारंटी देना मुश्किल है। हालांकि देवांशी ने उसे गुप्त लोक में इस लड़की को खुश करने के लिए कहा था, इसलिए वह इसे एक ज़रूरी कदम ही मानेगा। सचमुच, अवंतिका को थोड़ा अविश्वास हुआ, वह अथर्व को संदेह से देख रही थी। वास्तव में, अथर्व ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अवंतिका ने अपना छोटा सा मुंह बनाया और तुरंत मुस्कुरा दी। वह अथर्व के पास गई और बोली, अरे छोटे चोर, बुरे आदमी, मुझसे बात करने में तुम्हें इतनी देर लग गई। अगली बार मैं सचमुच तुमसे बात नहीं करूंगी। सबकी परवाह न करते हुए अवंतिका ने भीड़ के सामने अथर्व के हाथ में अपना हाथ डाला और कहा, गुप्त क्षेत्र से निकलने के बाद हम अपने पिता को बताएंगे कि हम शादी कर रहे हैं। सब लोग मानो पत्थर बन गए हों, ये सोचकर कि उन्होंने गलत सुना है। यहाँ तक कि अथर्व का मुंह भी इतना चौड़ा था कि उसमें एक बत्तख का अंडा समा गया। इस पल संजू और झाओ किंगहाई के चेहरे भी काफ़ी बदल गए। इस रिश्ते के निहितार्थ बहुत बड़े थे। अगर अथर्व और अवंतिका की शादी हो जाती तो शास्त्री परिवार और अथर्व को संभालना और भी मुश्किल हो जाता। जूनियर सिस्टर, आप और अथर्व। रोहित और मोहित के भाव तुरंत बदल गए। वरिष्ठ भाइयों, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ अच्छे हो, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें सिर्फ वरिष्ठ भाइयों के रूप में देखती हूँ। यूं अवंतिका ने रोहित और मोहित से गंभीरता से कहा। इस समय उसने अपने अनियंत्रित स्वभाव का जरा भी संकेत नहीं दिया। उसने अपना सिर घुमाकर अथर्व की ओर देखा और कहा, क्या तुम तैयार नहीं हो? मैं। अथर्व ने अवंतिका की ओर देखा, फिर उसके बगल में समान रूप से आश्चर्यचकित छाया की ओर देखा और असहाय होकर कहा, चलो बाहर निकलने के बाद इस मामले पर चर्चा करते हैं। ठीक है, खैर जब समय आएगा, अवंतिका ने कहा। हिस हिस। अवंतिका की आवाज़ अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि धूसर आकाश में अचानक हवा और बादल उमड़ पड़े। प्रकाश की एक किरण तेजी से नीचे गिरी, जिससे तुरंत ही अंतरिक्षीय कंपन पैदा हो गए और पूरी दुनिया अचानक जोर से कांप उठी। निकास द्वार खुलने वाला है।
सबकी निगाहें तुरंत आसमान पर टिक गईं। अथर्व का दिल भी घबराने लगा। अगर वह मधुरिमा और बाकी राक्षसी जानवरों को बाहर नहीं ला पाया तो उसका बहुत नुकसान होगा। बूम! पूरा अंतरिक्ष कांप रहा था। दूर दूर तक कई राक्षसी जानवर घबराकर भागते हुए महसूस हो रहे थे। उसी समय आकाश के मध्य में सैकड़ों मीटर चौड़ी एक स्थानिक दरार धीरे धीरे फैल रही थी। स्थानिक लहरें बाहर की ओर लहरा रही थीं और स्थानिक धाराएं पानी में लहरों की तरह बह रही थीं, धीरे धीरे फैलती हुई एक विशाल द्वार को प्रकट करती हुई। हुश हुश! अंतरिक्ष के भीतर आभा हृदय को थाम देने वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष का द्वार हवा से फटकर खुल गया हो। निकास द्वार खुला है, चलो बाहर चलें, किसी ने कुछ कहा और जैसे ही आवाज गिरी कई आकृतियां आकाश में बिजली की तरह चमकती हुई ऊपर उठीं और सीधे खुले हुए निकास द्वार में प्रवेश कर गईं। अंततः हम बाहर जा सकते हैं। तेज हवा की कई और आवाजें सुनाई दी और कई आकृतियां बिजली की तरह चमकती हुई सीधे भागती हुई एक के बाद एक बाहर निकलती गईं। छोटे चोर, चलो हम भी बाहर चलें, अवंतिका ने अथर्व के पास फुसफुसाते हुए कहा। चलो, हम बाहर जा रहे हैं। अथर्व ने छाया की तरफ देखा। इस समय सिर्फ वे तीनों ही बचे थे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई उसके पैरों तले एक भंवर सा कौंधा और अथर्व सीधे बाहर कूद पड़ा। जैसे ही वह बाहर निकला उसका दिल इतना घबरा गया कि गले तक आ गया। हिस हिस! जैसे ही तीनों आकृतियां एक साथ निकास द्वार में कूदी, स्थानिक निकास द्वार में भी तीव्र उतार चढ़ाव आया। फिर वह भ्रामक हो गया जब तक कि वह अंतरिक्ष में गायब नहीं हो गया। सफलता! अथर्व ने तुरंत अपने दिल में राहत की सांस ली। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की गुप्त घाटी के बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पहाड़ों में हरा रंग गायब था, लेकिन उनका मूल राजसी रूप दिखाई दे रहा था। घाटी में विशाल नदी अभी भी लगातार उमड़ रही थी। आकाश में प्रकाश की चार विशाल किरणें एक दूसरे से टकराकर एक विशाल स्थानिक छिद्र बना रही थीं, जिससे नीचे लहरें दर्जनों मीटर ऊंची उठ रही थीं। पूरी घाटी में एक प्रचंड आभा छा गई थी। घाटी के भीतर एक विशाल चट्टान पर 20 से ज्यादा आकृतियां प्रकट हुईं। शक्तिशाली आभा की लहरें फैल गईं। प्रमुख आकृति हल्के हरे रंग का वस्त्र पहने जो हवा में लहरा रहा था, एक अभिमानी आभा बिखेर रही थी। उसकी गहरी निगाहें अंतरिक्ष के द्वार पर टिकी थीं। यह कोई और नहीं बल्कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के गुरु युन शियातियान थे। उसके पीछे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बुजुर्गों का एक समूह था। विश्वनाथ भी उनमें से एक था। उसकी कुछ भयावह निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं, जिससे एक हल्की सी ठंडी मुस्कान उभर रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि इस बार उसके दोनों पोते मिलकर काम करें तो शास्त्री परिवार का वह संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बुजुर्गों के इस समूह में दो खूबसूरत व्यक्ति देवांशी और खुशी भी थे, जिन्होंने अपने अपने स्वामियों से उन्हें यहाँ लाने की विनती की थी। देवांशी की निगाहें प्रत्याशा से भरी थीं, लेकिन साथ ही चिंता भी थी। वह बाहर निकलने पर कड़ी नजर रख रही थी। उसका दिल बेहद घबराया हुआ था। मेरे अच्छे शिष्य, तुम्हें अपने गुरु का नाम रोशन करना होगा। तुम्हें मार्शल स्पिरिट का पवित्र फल लेना होगा। एल्डर आशुतोष की आकृति आदित्य नारायण के बगल में खड़ी थी। उसकी निगाहें भी बेहद घबराई हुई थीं। वह अपने हाथ मल रहा था, कुछ असहज लग रहा था। वे बाहर आ रहे हैं। जब द्वार पर पहली आकृति दिखाई दी तो सभी बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। बुजुर्ग ज्ञान की आंखों में तुरंत एक मुस्कान आ गई। सबसे पहले बाहर आने वाला उनका शिष्य प्रभास था। हुश हुश! पलक झपकते ही 10 से अधिक आकृतियां बाहर निकल आईं। होह! इस समय युन जियाओटियन की आंखें तुरंत संकुचित हो गईं, काफी संदेह से भर गईं। नमस्कार संप्रदाय गुरु, नमस्कार गुरु। 10 से अधिक आकृतियां चट्टान पर उतरीं। 10 से अधिक शक्तिशाली आभाएं फैल गईं और वे तुरंत चट्टान पर उतर गईं। अथर्व कहाँ है? आशुतोष को अपना प्रिय शिष्य दिखाई नहीं दे रहा था और जैसे जैसे वह दरवाजे के अंदर देख रहा था उसकी नज़रें और भी ज्यादा घबरा रही थीं। उसी समय देवांशी और खुशी की खूबसूरत आंखें भी और भी घबरा गईं जब उन्हें भीड़ में वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिसे वे ढूंढ रहे थे। पिछले वर्षों में गुप्त क्षेत्र में बहुत कम शिष्यों के साथ दुर्घटनाएं हुई थीं, लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं थी। उनके दिल तुरंत उछल पड़े। हुश हुश हुश! भीतर से 3 और आकृतियां निकलीं। हल्की सी छलांग लगाकर वे चट्टान पर उतरीं। जैसे ही वे तीनों बाहर आईं, आकाश में अंतरिक्षीय दरार का रास्ता धीरे धीरे गायब हो गया। इन 3 आकृतियों को देखकर कई लोगों ने राहत की सांस ली। नमस्कार संप्रदाय गुरु, नमस्कार गुरु। अथर्व चट्टान पर उतरा और सलामी दी। उसके मन में पूरी तरह से राहत थी। 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी मधुरिमा और अंतरिक्षीय पशु थैली में मौजूद सभी राक्षसी जानवर सफलतापूर्वक बाहर आ गए थे। अच्छा लड़का, मास्टर को पता था कि तुम ठीक हो। जल्दी से मास्टर को बताओ, क्या तुम्हें मार्शल स्पिरिट का पवित्र फल मिला? युयोकियान तुरंत ऊपर गया और उत्सुकता से अथर्व से पूछा। गुरु को सूचित करते हुए, इस शिष्य ने एक मार्शल स्पिरिट पवित्र फल प्राप्त किया है और उसे पहले ही खा चुका है। अथर्व ने धीरे से कहा। एनएन, शाबाश! युयोकियान जोर से हंसा, काश कि हर कोई उसे सुन पाता। ओह, ये तो छाया है।
इस समय जब सभी अपने अपने शिष्यों की आभा को महसूस कर रहे थे, उन्होंने छाया को भी देखा। इतनी सुंदर महिला ने सभी बुजुर्गों को आश्चर्यचकित कर दिया। छाया, इस समय हरे वस्त्र में उस आकृति को देखते ही देवांशी की नज़र तुरंत छाया पर पड़ी। उसका आश्चर्य स्पष्ट था। हान फेंग, क्या मार्शल स्पिरिट सेंट फ्रूट को कुछ हुआ है? उसी समय आदित्यनारायण ने जल्दी से अपनी भौहें सिकोड़ लीं और रोहित से पूछा। आदित्यनारायण की पारखी नज़र से वह सबके बल से बता सकता था कि कितने लोगों ने मार्शल स्पिरिट सेंट फ्रूट खाया है। ये देखकर कि उनमें से किसी को भी कोई खास सफलता नहीं मिली थी, उसे स्वाभाविक रूप से शक हुआ कि मार्शल स्पिरिट सेंट फ्रूट के साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। गुरुजी, इस बार केवल 3 लोगों को मार्शल स्पिरिट सन फल प्राप्त हुआ। अन्य 6 मार्शल स्पिरिट सन फल राक्षसी जानवरों द्वारा ले लिए गए, रोहित ने आदित्यनारायण को उत्तर दिया। राक्षसी जानवरों द्वारा 6 मार्शल स्पिरिट सन फल ले लिए गए। युन जियाओटियन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। ऐसा कैसे हो सकता है? इस समय सभी बुजुर्गों को अपने अपने शिष्यों से मार्शल स्पिरिट सेंट फ्रूट के बारे में भी पता चला। मार्शल स्पिरिट सेंट फ्रूट गुप्त लोक की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण खजाना था। बुजुर्गों ने सबसे पहले लगभग हमेशा मार्शल स्पिरिट सेंट फ्रूट के बारे में पूछा और उसके साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर सभी बुजुर्गों के भाव अचानक बदल गए। सभी बुजुर्ग और शिष्य पहले मुख्य हॉल में लौटे। युन जियाओटियन ने थोड़ा भारी भाव के साथ कहा, अथर्व, चलो पहले मुख्य हॉल में लौटते हैं। यू युकियान खुशी से मुस्कुराया। खैर, जब तक उसके शिष्य ने मार्शल स्पिरिट सेंट फ्रूट का सेवन कर लिया था, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे लोग करते हैं या नहीं। नीला जेड वुल्फहॉक हवा में चक्कर लगाता हुआ ऊपर उड़ गया। अथर्व और उसके गुरु यू युकियान के नीला जेड वुल्फहॉक पर छलांग लगाने के बाद बाकी बुजुर्ग भी अपने अपने राक्षसी जानवरों पर सवार होकर मुख्य हॉल की ओर चल पड़े। सभी बुजुर्ग कुछ हद तक उदास थे और विश्वनाथ का चेहरा और भी ज्यादा उदास था। न तो उनके किसी शिष्य ने और न ही उनके दोनों पोतों ने मार्शल स्पिरिट सन फल प्राप्त किया था। उन्होंने झाओ किंघई की आवाज़ से गुप्त क्षेत्र के बारे में भी कुछ बातें सीखी थीं। सामने अथर्व की आकृति को देखते हुए उनकी आंखों में अचानक ठंडक फैल गई। एजियोर जेड वुल्फहॉक पर अथर्व इस समय अच्छे मूड में था। दूर से जी उपनाम वाले बुजुर्ग के पीछे देवांशी को देखते हुए उसकी आंखों में लालसा की एक झलक दिखाई दी। नीचे हवा में पहाड़ों की परछाइयां बिखरी हुई थीं, उनकी चोटियां आकार में भिन्न भिन्न, भव्य और भव्य थीं। बादलों और धुंध में पहाड़ों की चोटियां धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। लहराती पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक क्षण बाद पर्वत चोटियों पर स्थित कई भवन परिसर दिखाई देने लगे। फुश, अथर्व ने गहरी सांस ली। बाहरी दुनिया गुप्त लोक से कहीं ज्यादा आरामदायक थी और हवा भी कहीं बेहतर थी। गुप्त लोक में प्रवेश करने के बाद अथर्व अब साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसने पहले कभी स्वर्ग और धरती के बीच किसी अदृश्य ऊर्जा के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया था। गुप्त लोक से बाहर आने के बाद ही अथर्व को एहसास हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर एक अदृश्य ऊर्जा है। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें इसी ऊर्जा पर निर्भर होकर विकसित होती हैं, लेकिन गुप्त लोक में यह ऊर्जा पूरी तरह से अनुपस्थित थी। कुछ ही देर में सभी लोग चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के मुख्य शिखर पर पहुंच गए, जो राजसी और विशाल महल के भीतर था। सभी बुजुर्गों के चेहरे पर असहाय भाव थे। बुजुर्ग लोग क्रम से बैठ गए, जबकि शिष्य इस समय केवल मुख्य हॉल में ही खड़े हो सकते थे। मुख्य हॉल में रोहित ने मार्शल स्पिरिट सेंट फ्रूट की घटनाओं का आरंभ से अंत तक वर्णन किया। 4-5वीं श्रेणी के राक्षसी जानवरों के नीचे एक 5वीं श्रेणी के अंतिम राक्षसी जानवर भी मौजूद थे। 9 मार्शल स्पिरिट सेंट फ्रूट में से केवल 3 ही प्राप्त हुए और ये तीनों क्रमशः अथर्व, छाया और अवंतिका को प्राप्त हुए। सभी बुजुर्गों की निगाहें तुरंत छाया, अथर्व और अवंतिका पर पड़ीं। गुप्त लोक में वे राक्षसी जानवर सचमुच दुस्साहसी हैं। विश्वनाथ गुस्से से दहाड़ा, लगता है हम उन 5वीं श्रेणी के राक्षसी जानवरों को नहीं रख सकते। पिछले वर्षों में वे राक्षसी जानवर मार्शल स्पिरिट सेंट फ्रूट के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। इस साल चीजें काफी असामान्य हैं, जी उपनाम वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा। इस बार सचमुच कुछ गड़बड़ है। राक्षसी जानवरों ने 6 मार्शल स्पिरिट सेंट फ्रूट्स ले लिए हैं। शायद गुप्त क्षेत्र में और भी बदलाव हुए हैं। संप्रदाय गुरु, क्यों न संप्रदाय के कुछ विशेषज्ञों को अंदर जाकर देखने को कहा जाए। यांग उपनाम वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा। एल्डर यांग, मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले कुछ स्पिरिट हॉल के एल्डर्स से इस मामले पर चर्चा करूंगा, आदित्यनारायण ने निरंतर गंभीर भाव से कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की महासभा 2 महीने बाद है। एल्डर्स, आपको क्या लगता है कि इस बार हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की क्या संभावनाएं हैं? यह 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली महासभा के बारे में सुनकर सभी बुजुर्गों की निगाहें तुरंत उन शिष्यों की ओर मुड़ गईं, जिन्होंने इस बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। 3 संप्रदाय और 4 द्वारों वाली महासभा, यह क्या है? अथर्व ने भौहें चढ़ाकर सबकी चर्चा सुनी। संप्रदाय गुरु, पिछले वर्षों के आधार पर 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की महासभा में विभिन्न प्रमुख संप्रदायों और द्वारों से कई उत्कृष्ट युवा शिष्य हैं।
हालांकि हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के झाओकिन्घई, रोहित, प्रभास और अन्य लोग प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने चाहिए, यांग उपनाम वाले वरिष्ठ ने शिष्यों पर अपनी नज़र घुमाने के बाद आदित्य नारायण से कहा। बुजुर्गों, जहां तक मुझे पता है, अन्य संप्रदाय और द्वार इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की महासभा की तैयारी काफी समय से कर रहे हैं। हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का कोई भी शिष्य लगातार 4 बार शीर्ष 3 में प्रवेश पाने में असफल रहा है। अगर इस बार भी कोई शीर्ष 3 में प्रवेश नहीं कर पाया तो हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की प्रतिष्ठा को सचमुच धक्का लगेगा, आदित्य नारायण ने बड़ों पर अपनी नज़र घुमाते हुए कहा। मुझे डर है कि शीर्ष 3 में प्रवेश करना थोड़ा मुश्किल होगा, जियोप नाम वाले बड़े व्यक्ति ने धीरे से कहा। शीर्ष 3 का जिक्र आते ही सभी बुजुर्गों की भौहें तन गईं। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्यों में, खासकर ड्रैगन सूची के शीर्ष 10 में शामिल शिष्यों में, युवा पीढ़ी में कौन सर्वोच्च विशेषज्ञ नहीं था। उनकी ताकत वाकई भयानक थी। हालांकि सभी बुजुर्ग ये भी अच्छी तरह जानते थे कि 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में अन्य संप्रदायों और द्वारों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उनके प्रत्यक्ष शिष्यों की शक्ति निश्चित रूप से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से कम नहीं थी। शीर्ष 3 में प्रवेश करना कल्पना से परे था। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली महासभा में अब केवल 2 महीने बचे हैं। गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा से केवल 3 मार्शल स्पिरिट्स फल ही प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि यह 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली महासभा हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगी, आदित्य नारायण ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। पिताजी, 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की महासभा के लिए मैं भी हूँ, यून होंगलिंग ने कहा। लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम मार्शल जनरल के दूसरे स्तर तक पहुंच गई हो, तुम आत्मविश्वास से भरी हो? दूसरे संप्रदायों और द्वारों में कोई कमजोर नहीं होगा, आदित्य नारायण ने धीरे से कहा। अपनी बेटी को इस समय दूसरे स्तर के मार्शल जनरल की साधना तक पहुंचते देख वह भी मन ही मन बेहद खुश हुआ। वह स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी की ताकत जानता था। एक दूसरे स्तर के मार्शल जनरल की ताकत कम से कम एक औसत तीसरे स्तर के मार्शल जनरल से कम नहीं होगी। संप्रदाय गुरु, तो फिर हमारा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय इस बार 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की महासभा में भाग लेने के लिए किन 5 शिष्यों को भेजेगा? सन उपनाम वाले बुजुर्ग ने पूछा। मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगा और फिर कोई निर्णय लूंगा, आदित्य नारायण एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, बुजुर्गों, आप अभी के लिए यहाँ से चले जा सकते हैं। सब लोग वापस चले गए। अथर्व भी अपने गुरु यू युकियान के साथ लौट आया। रास्ते में यू युकियान काफी उत्साहित था। इस बार 20 शिष्यों में से केवल 3 मार्शल स्पिरिट्स फल प्राप्त हुए और उसके शिष्य को 1 मिला। इससे उसकी काफी इज्जत हो गई। गुरुजी, 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली महासभा क्या है? नीला जेड वुल्फहॉक की पीठ पर अथर्व ने यू युकियान से पूछा। ये 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली महासभा आत्मा मार्शल महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली संप्रदायों और द्वारों से संबंधित होनी चाहिए, है ना? अथर्व भी बेहद उत्सुक था। क्या आप 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के बारे में जानते हैं? यू युकियान ने हल्की मुस्कान के साथ अथर्व से पूछा। बादल यांग संप्रदाय, असंख्य पशु संप्रदाय, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय, ब्रह्म आत्मा द्वार, गोऊर्जा द्वार, पृथ्वी आत्मा द्वार, रहस्यमय पर्वत द्वार। अथर्व ने इन 7 प्रमुख शक्तियों, 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के बारे में सुना था। हाँ, ये 3 संप्रदाय और 4 द्वार हैं, यू युकियान ने सिर हिलाया और कहा। 3 संप्रदाय और 4 द्वारों की महासभा का एक लंबा इतिहास है। यह आत्मा युद्ध महाद्वीप के 7 सबसे शक्तिशाली संप्रदायों और द्वारों, 3 संप्रदायों और 4 द्वारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है। ये हर 15 साल में आयोजित की जाती है। सबसे पहले, ये प्रतीकात्मक रूप से साबित करता है कि हम 3 संप्रदाय और 4 द्वार घुसपैठ करने वाली अन्य ताकतों से बचाव के लिए एकजुट हैं। दूसरा, ये प्रत्येक संप्रदाय और द्वार में युवा पीढ़ी की ताकत को देखने के लिए भी है। तो ऐसा ही है, अथर्व ने धीरे से कहा। उसने तुरंत मन ही मन सोचा कि 3 संप्रदाय और 4 द्वार तो पहले से ही महाशक्तियां हैं, फिर भी उन्हें दूसरी ताकतों से बचाव के लिए एकजुट होने की जरूरत है। ऐसा लग रहा था कि यह पूरा महाद्वीप वाकई आसान नहीं था। ये 3 संप्रदाय और 4 द्वारों वाला महासम्मेलन हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए और भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की प्रतिष्ठा से और भी जुड़ा है। हमारा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय लगातार 4 बार किसी भी शिष्य को शीर्ष 3 में प्रवेश दिलाने में विफल रहा है। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के नियमों के अनुसार, यदि कोई संप्रदाय लगातार 5 बार किसी शिष्य को शीर्ष 3 में प्रवेश दिलाने में विफल रहता है, तो उसे अन्य 6 संप्रदायों और द्वारों में से प्रत्येक के लिए उच्च श्रेणी के गहन स्तर के युद्ध कौशल के 3 सेट गंवाने होंगे, और प्रत्येक संप्रदाय और द्वार के लिए 5-7वीं श्रेणी की गोलियां भी गंवानी होंगी, यू युकियान ने हल्की आह भरी। दूसरे शब्दों में, यदि हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का कोई भी शिष्य इस बार शीर्ष 3 में प्रवेश पाने में सक्षम नहीं है, तो हमें अन्य संप्रदायों को कुल 18 उच्च श्रेणी के गहन स्तर के युद्ध कौशल और 37वीं श्रेणी की गोलियां देनी होंगी। क्या? अथर्व का दिल अचानक धड़क उठा।
उच्च स्तरीय गहन युद्ध कौशल के 18 सेट, 37वीं श्रेणी की गोलियां। ये 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली महासभा पूरी तरह से प्रमुख शक्तियों के बीच एक बड़ा दांव था। इन चीज़ों की तुलना में गुप्त क्षेत्र में उसने जो कुछ भी हासिल किया था वह कुछ भी नहीं था। उसकी तुलना में ये सागर में एक बूंद मात्र था। उसी समय अथर्व ने भी मन ही मन 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की नींव पर आह भरी। वे युवा पीढ़ी के शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पर इतना दांव लगा सकते थे, ये दर्शाता है कि संप्रदायों की नींव कितनी शक्तिशाली थी। इन चीज़ों को खोना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये मार्शल कौशल और गोलियां हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए कोई छोटी राशि नहीं है, लेकिन उनकी तुलना में हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बार हमारे किसी शिष्य को शीर्ष 3 में प्रवेश कराना होगा, युयुकियान ने कहा। प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है, मुझे तो युद्ध कौशल और गोलियां चाहिए, अथर्व ने मन ही मन सोचा। उच्च श्रेणी के गहन स्तर के युद्ध कौशल के 18 सेट, 37वीं श्रेणी की गोलियां। अगर ये उसे मिल जाएं तो वह अमीर बन जाएगा। कुछ ही पलों में वे पर्वत शिखर पर पहुंच गए। अपने गुरु युयुकियान को विदा करने के बाद अथर्व ने छलांग लगाई और पर्वत शिखर पर उतरा। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। समय सचमुच उड़ गया। नमस्कार गुरुजी। जैसे ही अथर्व उस पर्वत शिखर पर लौटा जहां वह रहता था, एक खूनी जानवर की परछाई उसके ऊपर छा गई। वह रक्त छिपकली थी। ब्लड लिजर्ड, स्काई विंग स्नोलान कहाँ है? अथर्व ने पूछा। उसने स्काई विंग स्नोलान को आते नहीं देखा था और पहाड़ की चोटी पर उसका कोई निशान भी नहीं था। गुरुजी, स्काई विंग स्नोलान 10 दिन पहले एक सुदूर पर्वत श्रृंखला पर एक सफलता की तैयारी के लिए गया था। इसमें कुछ और दिन लगेंगे, ब्लड लिजर्ड ने कहा। स्काई विंग स्नोलान आगे बढ़ रहा है। अथर्व खुश था। अगर स्काई विंग स्नोलान फिर से आगे बढ़ता है तो उसे अपने राक्षसी कोर को स्तर 4 के स्तर तक संघनित करना चाहिए। शुरू में उसने सोचा था कि अगर स्काई विंग स्नोलान मार्शल स्पिरिट सेक्रेट फ्रूट खा लेता है तो वह सीधे स्तर 4 के स्तर तक पहुंच सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि अगर वह स्तर 4 को पार करने के बाद मार्शल स्पिरिट सेक्रेट फ्रूट खा लेता है तो वह स्तर 4 के मध्य स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा। जहां तक स्तर 4 के अंतिम चरण की बात है तो यह शायद मुश्किल होगा। लिटिल ड्रैगन केवल एक मार्शल स्पिरिट सेक्रेट फ्रूट खाकर ही स्तर 4 के शुरुआती चरण से स्तर 4 के मध्य तक पहुंच पाया। 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी मधुरिमा से अथर्व ने सीखा कि मार्शल स्पिरिट पवित्र फल का प्रभाव राक्षसी जानवरों की तुलना में मनुष्यों के लिए बहुत बेहतर था। जैसे जैसे रात होती गई, गहरी गुफा में अंधेरा जल्दी छाने लगा। शाम ढलने के बाद शाम की हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी और पहाड़ रात के आगोश में समा गए। पहाड़ की चोटी पर अथर्व के मन ने आसपास के माहौल को टटोला। फिर उसने अपनी तिजोरी, संदूक, जेब, स्थानिक भंडार में हाथ डाला और उस स्थानिक पशु थैली के भीतर से प्रकाश की 6 किरणें तुरंत प्रकट हुईं। ची, जैसे ही प्रकाश की 6 किरणें प्रकट हुईं, वे 6 जानवरों की आकृतियों में बदल गईं। पल भर में छोटा ड्रैगन, मधुरिमा, उल्टे पैमाने वाला राक्षसी पेंग, ताइयन राक्षसी खरगोश, 2 सिर वाला जल अग्नि राक्षसी बाघ ड्रैगन और रक्त जैड राक्षसी बाघ पर्वत शिखर पर प्रकट हुए। हम बाहर हैं, हम बाहर हैं। 3000 साल से अधिक समय हो गया है, हम उस शापित जगह से बाहर आ चुके हैं। ब्लड जेड डेमोनिक टाइगर, रिवर्स स्केल डेमोनिक पेंग और अन्य राक्षसी जानवरों के मुंह से तुरंत जयकारे निकले। मधुरिमा का असली रूप 1 मीटर आकार का राक्षसी लोमड़ी का शरीर, अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊर्जा को महसूस कर रहा था। उसका शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। मैं बाहर आ गई हूँ, 6000 सालों के बाद आखिरकार मैं बाहर आ गई हूँ। मधुरिमा के शरीर पर एक चमकीली रोशनी चमकी और वह तुरंत अपने आकर्षक रूप में बदल गई। उसका सफ़ेद फर एक शुद्ध सफ़ेद लंबी पोशाक में बदल गया। पहाड़ की चोटी पर खड़ी शाम की हवा बह रही थी, जिससे उसकी पोशाक नाच रही थी, मानो कोई अमर नश्वर संसार में उतर रहा हो। उसकी खूबसूरत आंखें विशाल आकाश को निहार रही थीं और मधुरिमा लंबे समय तक विचारों में खोई रही। अथर्व, शुक्रिया, मधुरिमा ने एक पल बाद अथर्व की ओर देखते हुए धीरे से कहा। इस पल उसकी मनमोहक आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। 6000 सालों से भी ज्यादा समय से गुप्त लोक में फंसी होने के कारण बाहर निकल पाना उसके लिए एक उपकार था, जो अथर्व को शायद ज्यादा न लगे, लेकिन उसके लिए यह अलग बात थी। मिस मधुरिमा, आपको मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एक छोटा सा उपकार था और इसके अलावा हमारी कुछ शर्तें भी थीं, इसलिए आपको मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, अथर्व ने धीरे से कहा। अब से मुझे बस मधुरिमा ही कहना, मधुरिमा ने अथर्व की ओर देखते हुए धीरे से कहा। हालांकि यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपकार था, पर मेरे लिए यह बहुत बड़ी मेहरबानी है। इतनी शक्तिशाली आभा। इस समय रक्त छिपकली, रिवर्स स्केल राक्षसी पेंग और अन्य राक्षसी जानवरों को देखकर एकदम से चकित रह गई। उसका वंश अनजाने में दबा हुआ था। वह महसूस कर सकती थी कि इन राक्षसी जानवरों में से हर एक का आभामंडल उससे कहीं ज्यादा ऊंचा था। मधुरिमा, मुझे यहाँ से जाने में कुछ समय लगेगा, इसलिए फिलहाल तुम इस पहाड़ पर ही रह सकती हो।
साथ ही तुम्हें अपनी आभा छिपानी होगी। यहाँ कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं और अपनी आभा को उजागर करने से तुम्हारा अस्तित्व आसानी से प्रकट हो जाएगा, अथर्व ने धीरे से कहा। मुझे पता है, इस पहाड़ पर रहना वहाँ रहने से कहीं बेहतर है। चिंता मत करो, मैं अपनी आभा प्रकट नहीं करूंगी और आम लोग मुझे खोज नहीं पाएंगे, मधुरिमा ने धीरे से कहा। रिवर्स स्केल डेमोनिक पेंग, तुम चारों राक्षसी जानवरों को पकड़े जाने से बचने के लिए निकट भविष्य में स्पेशल बीस्ट बैग में ही रहना होगा, अथर्व ने चारों राक्षसी जानवरों से कहा। इन चारों राक्षसी जानवरों को मार्शल स्पिरिट सीक्रेट फ्रूट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ने देखा था। अगर बाद में किसी ने इन्हें खोज लिया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हाँ गुरु, 4 राक्षसी जानवरों, रिवर्स स्केल डेमोनिक पेंग ने उत्तर दिया। रात के आसमान के नीचे एक सुंदर आकृति विचारों में खोई हुई थी। एक क्षण बाद उसने ऊपर से एक आकृति को आते देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। छी, अथर्व ने अपने पवन पंख वापस खींच लिए और पहाड़ की चोटी पर उतरा। अपने सामने देवांशी को देखते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा? मुझे परवाह नहीं कि तुम आओ या नहीं, देवांशी ने घूरते हुए कहा। स्काई विंग स्नो लान कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए हो? स्काई विंग स्नो लान आगे बढ़ रहा है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, इसलिए मैं खुद चला आया, अथर्व ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अभी भी ढीठ बने हुए हो? देवांशी को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने कहा, तुम्हारी साधना में सफलता कैसी रही? बुरा नहीं है, मैं मार्शल सोल के 9वें स्तर और स्पिरिट सोल के 9वें स्तर पर हूँ, अथर्व ने कहा। तुम इतनी जल्दी कामयाब हो गए? देवांशी जानता था कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अथर्व मार्शल सोल के केवल 4थे स्तर पर था। आधे साल में उसकी यह सफलता अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक थी। इस समय चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की एक चोटी पर स्थित प्रांगण में आदित्य नारायण और ब्लैक रोब ग्रैंड प्रोटेक्टर अपनी भौहें सिकुड़े हुए मौजूद थे। ये स्पष्ट था कि आदित्य नारायण बहुत गंभीर मनोदशा में थे। संप्रदाय गुरु, इस बार गुप्त क्षेत्र के अंदर की घटनाएं अत्यंत असामान्य हैं, महान रक्षक ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। ये सामान्य नहीं है। बाद में मैं कुछ बुजुर्गों को अंदर भेजकर देखूंगा, लेकिन आगामी 3 संप्रदाय 4 द्वार महाप्रतियोगिता मुझे सिरदर्द दे रही है, आदित्य नारायण ने कहा। झाओ किंघई, रोहित, प्रभास, मोहित और संजू की ताकत निश्चित रूप से युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ है। मिस एक दूसरे स्तर की मार्शल जनरल भी हैं। अपने तुरुप के पत्तों के साथ वह संभवतः 4थे स्तर के मार्शल जनरल से मुकाबला कर सकती हैं। हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के पास भी कोई मौका नहीं है, ग्रैंड प्रोटेक्टर ने कहा। अवंतिका के पास तुरुप के पत्ते हैं, लेकिन क्या दूसरे संप्रदायों के लोगों के पास तुरुप के पत्ते नहीं हैं? रोहित के अनुसार झाओ किंगहाई और झाओ किंगटियन को मार्शल स्पिरिट पवित्र फल के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय छाया और अथर्व ने पहले ही हरा दिया था। अब जबकि छाया और अथर्व दोनों ने मार्शल स्पिरिट पवित्र फल खा लिया है, क्या आपको लगता है कि झाओ किंगहाई और झाओ किंगटियन अब भी उनके प्रतिद्वंद्वी होंगे? यू शियाओटियन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। ये छाया वाकई बहुत डरावनी है। आमतौर पर वह ध्यान आकर्षित नहीं करती, लेकिन एक बार जब वह कोई कदम उठाती है तो सबको चौंका देती है। छाया का जिक्र आते ही महारक्षक अचंभित हो गए। मैं छाया की ताकत से बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। अगर झाओ किंगहाई उसका मुकाबला कर सके तो यह अजीब होगा, आदित्य नारायण रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, फिर बोला, लेकिन अथर्व की ताकत में सुधार मेरे लिए भी अजीब है। संप्रदाय गुरु, शायद हम छाया, अथर्व और मिस को 3 संप्रदायों 4 द्वारों की महाप्रतियोगिता में भाग लेने दे सकें। तब हमारी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, महारक्षक ने कहा। छाया भाग नहीं ले पाएगा। अथर्व के लिए, चाहे वह एक भयंकर बाघ हो या एक विद्रोही अजगर, कम से कम इस बार उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में योगदान करने दें, यू शियाओटियन ने धीरे से कहा। आंगन में अथर्व ने एक जेड बॉक्स निकाला और उसे देवांशी को सौंपते हुए गंभीरता से कहा, देवांशी, जल्दी से एकांत में जाओ, इस मार्शल स्पिरिट पवित्र फल का सेवन करो और इसे परिष्कृत करो। जितनी जल्दी तुम इसे परिष्कृत करोगे उतना ही बेहतर प्रभाव होगा। क्या मार्शल स्पिरिट पवित्र फल? हाथ में जेड का डिब्बा खोलते ही देवांशी अवाक रह गई जब उसने क्रिस्टल जैसे साफ मार्शल स्पिरिट पवित्र फल को एक समृद्ध और विशाल आभा से निकलते देखा। उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। तुमने मार्शल स्पिरिट पवित्र फल मिलने के बाद उसे क्यों नहीं खाया? देवांशी ने अथर्व को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। 6 मार्शल स्पिरिट पवित्र फल राक्षसी जानवरों के हाथों में पड़ गए थे। अथर्व के हाथ में मार्शल स्पिरिट पवित्र फल देखकर उसका पहला विचार यही था कि अथर्व को मार्शल स्पिरिट पवित्र फल तो मिल गया था, लेकिन उसने उसे खाया नहीं, बल्कि उसके लिए बचाकर रखा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अथर्व ने 7 मार्शल स्पिरिट पवित्र फल खुद ही हासिल कर लिए थे। यह एक लंबी कहानी है, बस इसे जल्द से जल्द खा लो, अथर्व ने कहा। जहां तक मार्शल स्पिरिट के पवित्र फलों की बात है, ऐसा नहीं था कि अथर्व को देवांशी पर भरोसा नहीं था, लेकिन इस समय बेहतर यही था कि ऐसी चीज़ों के बारे में कम से कम लोगों को पता चले। मुझे यह नहीं चाहिए, तुम इसे जल्दी से खा लो।
ये तुम्हारी भविष्य की साधना के लिए बहुत लाभदायक होगा, देवांशी ने मार्शल स्पिरिट पवित्र फल अथर्व को वापस देते हुए कहा। अगर मैं इसे दोबारा खा लूँ तो इसका ज्यादा असर नहीं होगा। तुम इसे जल्द से जल्द खा लो, और तुम्हें इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। अथर्व ने अपनी बात खत्म की और आंगन से बाहर चली गई ताकि देवांशी मार्शल स्पिरिट पवित्र फल का सेवन पहले कर सके। अपने निवास स्थान पर लौटते हुए अथर्व की अभिव्यक्ति आकाश की ओर देखते हुए थोड़ी धुंधली हो गई। अनजाने में वह 1 वर्ष से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में था। इस वर्ष उसकी साधना में काफी प्रगति हुई थी। शास्त्री परिवार को छोड़े हुए भी उसे 2 वर्ष से अधिक हो गए थे, लगभग 3 वर्ष। माँ, अब ज्यादा देर नहीं है जब मैं वापस जाकर आपसे मिल सकूंगा, अथर्व ने दूर आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में 3 साल बिताने के बाद वह अपने माता पिता से मिलने घर लौट सकता था। इसके अलावा प्रत्यक्ष शिष्य मार्शल जनरल स्तर पर पहुंचने के बाद स्वतंत्र रूप से जा सकते थे। 10,000 साल का लाल ताम्रपत्र प्राप्त करने के बाद उसे अपनी माँ से मिलने वापस जाना चाहिए। लेकिन 10,000 साल पुराने लाल तांबे के बारे में सोचकर अथर्व को सिरदर्द होने लगा। 1 साल बीत चुका था और 10,000 साल पुराने लाल तांबे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे पा सकेगा। अंकल नील, क्या आप मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं? अथर्व ने हल्की सी आह भरी। 10,000 साल पुराना लाल तांबा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की सबसे कीमती वस्तुओं में से एक था। इसे इतनी आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता था? कुछ देर तक गहरी सांस लेने के बाद अथर्व की भौहें तन गईं और वह साधना करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। रात चुपचाप बीत गई। अगली सुबह जब अथर्व ने साधना बंद की तो उसे लगा कि हाल ही में हुए समेकन के दौरान उसकी साधना काफी मजबूत हो गई है, जिससे आखिरकार उसका मन शांत हो गया। जैसे जैसे गुप्त क्षेत्र में गए शिष्य बाहर निकले, प्रत्यक्ष शिष्यों को भी मार्शल स्पिरिट के पवित्र फल के बारे में पता चला। और जब कई शिष्यों ने छाया को फिर से देखा तो वे सभी उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। मार्शल स्पिरिट पवित्र फल और छाया का रूप दोनों ही शिष्यों के लिए केवल आश्चर्य की बात थी। आखिरकार भले ही मार्शल स्पिरिट पवित्र फल राक्षसी जानवरों द्वारा छीना न गया हो, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था और इसे खाने की बारी उनकी नहीं होती। इस बार मार्शल स्पिरिट पवित्र फल न मिलने से वास्तव में अधिकांश प्रत्यक्ष शिष्यों ने मन ही मन खुशी मनाई। कम से कम उनके और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले शिष्यों के बीच की खाई और नहीं बढ़ेगी। हाल ही में पायरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिन भाइयों के पास साधन है, कृपया वैध संस्करण का समर्थन करें। ज़ियाओ यू एंटी पायरेसी अध्याय नहीं बनाना चाहता क्योंकि यह बहुत परेशानी भरा है। धन्यवाद। और छाया को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखकर सभी शिष्य चकित रह गए। अनगिनत लोग उसका पीछा करना चाहते थे और कई शिष्य जानते थे कि उनके पास ज्यादा मौका नहीं होगा। इसलिए ज्यादातर प्रत्यक्ष शिष्य इस समय किसी और काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। 5 दिन बाद अर्थ ड्रैगन पीक पर अथर्व को उसी दिन फ्लाइंग ईगल अनुष, अधिपति कृपाण लॉन्गसेन और युद्ध कृपाण प्रभास से चुनौतियां स्वीकार करनी थीं। एक ही दिन में 3 लड़ाइयां लड़ना, वो भी ड्रैगन रैंकिंग के सबसे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ, अर्थ ड्रैगन पीक पर अभूतपूर्व था। इसने कई शिष्यों को इसका बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। जबकि कई शिष्य 5 दिन बाद पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर रोमांचक चुनौतियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, अथर्व शिखर पर आराम से आराम कर रहा था, व्यस्त जीवन से आधे दिन की फुर्सत चुराते हुए। चोटी पर एक बड़ी चट्टान पर अथर्व पीठ के बल लेटा हुआ था, आकाश की ओर मुंह करके। सर्दियों की गर्म धूप उसे अविश्वसनीय रूप से आरामदायक महसूस करा रही थी। ऐसे आरामदायक दिन वाकई दुर्लभ थे। बाहरी दुनिया में तो हवा भी अलग होती है। अथर्व के पास 20 सेंटीमीटर लंबी एक छोटी सी सफ़ेद लोमड़ी ने गहरी सांस ली और आंखों में कुछ उत्साह लिए चोटी की ओर देखा। मालिक, क्या आज आप साधना नहीं कर रहे? छोटे ड्रैगन की आकृति भी चट्टान पर कुंडली मारे बैठी थी, आलसी लग रही थी। बोलते समय उसने अपना शरीर भी नहीं हिलाया। एक दिन आराम कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। अथर्व आलस से तनकर खड़ा हो गया, संतुष्ट भाव से आकाश की ओर देख रहा था। इतने आलस में उसे सचमुच हिलने डुलने का मन नहीं कर रहा था। कोई आ रहा है, मैं पहले निकल जाऊंगा। एक पल में मधुरिमा की आकृति चमकी और गायब हो गई। अथर्व, तुम यहाँ लेटे क्या कर रहे हो? अथर्व के कानों में एक मीठी सी आवाज पड़ी। यह आवाज सुनकर अथर्व के सिर में हल्की सी झुनझुनी सी हुई। अवंतिका, तुम यहाँ क्यों हो? अथर्व तुरंत उठ बैठा और सामने खड़ी महिला को देखने लगा, जिसने हल्के हरे रंग की महलनुमा पोशाक पहनी हुई थी। उसके काले बाल सिर के पीछे एक ऊंची बन में बंधे हुए थे। वह काफी चिंतित था क्योंकि उसे पता था कि इस शरारती लड़की के आने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्या मैं नहीं आ सकता? अथर्व को घूरते हुए अवंतिका उसके ठीक बगल में बैठ गया। हवा में एक हल्की सी खुशबू फैल गई, जिससे अथर्व रुक गया। ये खुशबू काफी सुहानी थी। बिल्कुल नहीं। अथर्व अब इस शरारती लड़की को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सका। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सामना प्रभास, रिजवान और अनुष से होगा। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है?
अवंतिका ने पूछा। हे, फिर हम देखेंगे। अथर्व ने धीरे से हंसते हुए कहा, अपने दिल में अनुमान लगाते हुए कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने पिता से 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली महासभा के बारे में पूछा था। मेरे पिता ने खास तौर पर तुम्हारे बारे में पूछा था और लगता है वे चाहते हैं कि तुम भी इसमें भाग लो। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, ठीक है? अवंतिका ने कहा। संप्रदाय गुरु चाहते हैं कि मैं 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की महासभा में भाग लूं। अथर्व ने भौहें उठाईं और धीरे से कहा, लगता है मेरे पिता का भी यही इरादा है। उन्होंने तो बस तुम्हारे बारे में बहुत सारे अजीब सवाल पूछे हैं। अवंतिका को देखते हुए अथर्व ने एक भान उठाए और कहा, मैं नहीं जाना चाहता। क्या? इतने सारे लोग जाना चाहते हैं लेकिन योग्य नहीं हैं और आप नहीं जाना चाहते? अवंतिका ने अथर्व के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करते हुए पूछा। मैं नहीं जा रहा, अथर्व ने धीरे से कहा, मन ही मन सोच रहा था, ये वो पुराना समाज नहीं है जहां हर कोई सामूहिकता को गौरवान्वित करना चाहता है। अगर कोई फायदा न होता तो वो नहीं जाता। क्यों? अवंतिका ने हैरान होकर पूछा। खैर, कोई कारण नहीं है, मैं बस नहीं जाना चाहता। अथर्व ने धीरे से कहा। ठीक है, तो मैं अपने पिता को बता दूंगी। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो जाने दो। अवंतिका कुछ निराश दिखीं। वह पहले तो अथर्व को ये बताकर खुश थीं, ये सोचकर कि वे तीनों संप्रदायों और 4 द्वारों की महासभा में साथ जा सकेंगे। अवंतिका, क्या आप 10,000 साल पुराने लाल तांबे के बारे में जानते हैं? अथर्व की आंखें घूम गईं और उसने यून अवंतिका से पूछा। 10,000 साल पुराना लाल तांबा? यह मेरे यून्यान संप्रदाय के खजानों में से एक है जो पहाड़ की रखवाली कर रहा है। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अवंतिका ने हैरान होकर अथर्व से पूछा। बस उत्सुकता थी, मैंने सुना था कि यून्यान संप्रदाय के पास ऐसा ही एक खजाना है, इसलिए यूं ही पूछ लिया। अथर्व की आंखें चमक उठीं और उसने धीरे से कहा, तो क्या तुम्हें पता है कि 10,000 साल पुराना लाल तांबा कहाँ रखा है? जाहिर है, मेरे पिता के साथ। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अवंतिका ने अथर्व को घूरा, उसे देखा, फिर धीरे से अथर्व के कंधे पर झुकी और धीरे से बोली, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। अगर तुम्हारे पास सिस्टर देवांशी है भी तो कोई बात नहीं। बस भविष्य में किसी और औरत के साथ ऐसा मत करना। अपने बगल में कोमल सुगंधित जैद जैसे शरीर को महसूस करते हुए और पहले के उस उभरे हुए नितंबों को याद करते हुए अथर्व का दिल धड़क उठा। अनजाने में उसने यूं अवंतिका के जैद जैसे कंधे को अपनी बाहों में जकड़ लिया और गति का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे लगा था कि तुम अब मुझ पर ध्यान नहीं दोगी। अथर्व को उसे अपनी बाहों में जकड़े देखकर अवंतिका अथर्व के कंधे से और भी चिपक गई। अथर्व कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा मुस्कुराया। यून्यान संप्रदाय में उसकी रोमांटिक किस्मत खास तौर पर मजबूत लग रही थी। अथर्व सोच ही रहा था कि उसके कंधे में तेज दर्द उठा। अवंतिका ने उसके कंधे पर काट लिया था। ठीक है, गुप्त लोक में मुझे नजरअंदाज करने की यही सजा है। अवंतिका ने अपना सिर उठाया, अथर्व की तरफ देखा और उसके कपड़ों पर एक हल्का सा दांत का निशान देखकर वह संतुष्टि से मुस्कुराए। फिर उसने थोड़ी चिंता से पूछा, क्या दर्द हो रहा है? क्या मैंने ज्यादा जोर से काट लिया? अगर दर्द हो तो बताओ। अथर्व ने अवंतिका को घूरा, फिर गुस्से से भर गया। ये शरारती लड़की सच में कुत्ते जैसी थी, उसे बस लोगों को काटने का शौक था। गुस्से में उसने जोर लगाया और अवंतिका के उभरे हुए नितंब पर जोर से थप्पड़ मारा। एक तीखी थप्पड़ ध्वनि तुरंत फैल गई। छोटे बदमाश, बहुत दर्द हो रहा है। अवंतिका दर्द से चिल्लाया, अथर्व को घूरते हुए। दर्द हो रहा है, मैं इसे रगड़ने में तुम्हारी मदद करता हूँ। अथर्व को भी लगा कि शायद उसने अभी थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया है। वह अजीब तरह से हंसा। उसका हाथ पहले ही अवंतिका की पीठ के निचले हिस्से नितंबों तक पहुंच चुका था और धीरे से दबा रहा था। तुम बिग गर्ल। अवंतिका का कोमल चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके नितंबों का दर्द अचानक झुनझुनी में बदल गया और उसकी आंखें अब शांत नहीं रह पा रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने कोई संघर्ष नहीं किया। इसके बजाय उसने अथर्व के सहारे फिर से झुकने का मौका लिया। अवंतिका का रूप देखकर अथर्व की भी वासना जाग उठी। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी पीठ के निचले हिस्से से नीचे की ओर बढ़ाते हुए रगड़ा। अवंतिका हल्के से कांप उठी। उसके पूरे शरीर में कर जैसी झुनझुनी दौड़ गई, जिससे उसका शरीर कमजोर पड़ गया। उसका चेहरा तुरंत लाल और आकर्षक हो गया। कोमल स्पर्श के तहत अथर्व और भी ज्यादा बेकाबू हो गया। उसे लगा कि एक हाथ काफी नहीं है। उसने अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल किया और जल्दी से अवंतिका के सामने पहुंच गया, धीरे धीरे उसकी पतली कमर से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। अवंतिका इस पल पूरी तरह से नर्म पड़ गई और एक हल्की सी आह भरी। पहले कभी अंतरंगता का अनुभव न करने के कारण उसे इस पल एक झुनझुनी और थोड़ी उलझन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अथर्व को अपनी मर्जी से काम करने दे रही हो। इस वक्त अथर्व को भी खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। अवंतिका की पोशाक के पार उसका हाथ उसके पेट की चिकनी मुलायम त्वचा को छू चुका था।
जैसे ही उसका हाथ ऊपर बढ़कर सबसे नाजुक जगह को छूने ही वाला था, अथर्व की नज़र अनायास ही पास के आंगन में एक आकर्षक आकृति पर पड़ी जो उसे घूर रही थी। छाया। उस आकृति को देखकर अथर्व का गर्म दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर ठंडे पानी का एक बेसिन डाल दिया गया हो, जिससे उसे रंगे हाथों पकड़े जाने का एहसास हुआ। चचेरी बहन। छाया। यूं अवंतिका भी इस पल होश में आई। उसने अपना सिर घुमाया और अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत आकृति को देखा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम मरियल बदमाश हो, तुम बदबूदार बिगड़ैल हो। आकर्षक गुस्से के साथ अवंतिका तुरंत उछल पड़ी। उसका चेहरा और गर्दन लाल हो गई और वह जल्दी से छाया के पीछे गई और शर्माते हुए समझाया, छाया, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हम बस मैंने सब कुछ देख लिया। छोटी बच्ची अब शर्मीली होना जानती है। छाया थोड़ा मुस्कुराई, फिर अथर्व की तरफ देखा और बोली, अथर्व, तुम्हें भविष्य में अवंतिका के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। अथर्व को इस समय थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं असल में सिस्टर देवांशी को ढूंढने जाना चाहती थी, उसके साथ खेलने के लिए, लेकिन सिस्टर देवांशी एकांत में हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों यहाँ होगे। छाया ने धीरे से कहा। छाया, अभी तो सब कुछ गड़बड़ था। सच में ये वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। अवंतिका अभी भी शर्माते हुए समझा रही थी। उसका नाजुक चेहरा गर्दन से लेकर चेहरे तक लाल हो गया था। अथर्व ने दोनों महिलाओं के साथ कुछ अजीब माहौल में कई घंटे बिताए। छाया ने ईर्ष्या का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिससे अथर्व को बहुत आश्चर्य हुआ। दोनों महिलाओं के चले जाने के बाद अथर्व ने अंततः राहत की सांस ली। अगले कुछ दिनों में अथर्व ने शिखर पर युद्ध कौशल का अभ्यास किया और धूप का आनंद लिया। आकाश पंख वाले हिमसिंह के बिना यात्रा करना असुविधाजनक था। चौथे दिन अथर्व तैरती रोशनी और छाया की गति तकनीक का अभ्यास कर रहा था। तभी उसके पैरों के नीचे एक चक्रवात आया और वह तुरंत रुक गया। उसकी नज़र दूर तक टिक गई। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुरंत दूर आकाश से एक सफ़ेद रोशनी चमकी। फिर चोटी पर कई मीटर लंबा एक सफ़ेद राक्षसी जानवर प्रकट हुआ। वह जानवर पूरी तरह से बर्फ जैसा सफ़ेद था, मानो सफ़ेद बर्फ से ढका हो। उसके शेर जैसे सिर के पीछे उसकी याल उसके कंधों और छाती तक फैली हुई थी, जिससे एक प्रभुत्व का आभास हो रहा था। क्रिस्टल जैसे पारदर्शी पंखों का एक जोड़ा धीरे धीरे हिल रहा था। यह आकाश पंख वाला हिमसिंह था, जिसका शरीर सिकुड़ गया था। तुम चौथे चरण में पहुंच गए हो। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। अपने शरीर को सिकुड़ने में सक्षम होने का मतलब था कि वह राक्षसी जानवरों के चौथे चरण में पहुंच गया था। नमस्कार गुरुजी, आकाश पंख वाला हिमसिंह मानव भाषा में बोला और अभिवादन में दंडवत हो गया। उसका शरीर, जो कई मीटर बड़ा था, अथर्व के सामने अभी भी बहुत बड़ा था। आपकी सफलता की गति काफ़ी तेज है। स्काईविंग स्नोलान के शुद्ध सफ़ेद पंखों को सहलाते हुए अथर्व ने मन ही मन सोचा, अगर स्काईविंग स्नोलान भविष्य में रिवर्स स्केल डेमोनिक पेंग के स्तर तक पहुंच गया तो ये भी काफ़ी भयानक होगा। वंशक्रम की दृष्टि से स्काईविंग स्नोलान रिवर्स स्केल डेमोनिक पेंग और ट्विन हेडेड वाटरफाई डेमोनिक फ्लड ड्रैगन जैसे राक्षसी जानवरों से थोड़ा बेहतर था, लेकिन फिर भी यह 9 पूंछ वाले डेमोनिक फॉक्स से थोड़ा कमतर था। आखिरकार 5वां दिन आ ही गया। जब आसमान में हल्की रोशनी छाने लगी तो कई शिष्य पहले ही अर्थ ड्रैगन पीक की ओर दौड़ पड़े थे। आज का उत्साह कुछ ऐसा था जिसका सभी को 5 दिनों से इंतजार था। पिछले कुछ दिनों में पुराने शिष्यों और मुख्य शिष्यों के बीच चर्चा का मुख्य विषय आज पृथ्वी ड्रैगन पीक पर 3 चुनौतियां रही हैं। बैटल सेबर प्रभास, ओवरलॉर्ड सेबर रिजवान और फ्लाइंग ईगल अनुष, ये तीनों मुख्य शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं। अथर्व हाल ही में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में सबसे प्रमुख व्यक्ति भी हैं। उनके बीच मुकाबला स्वाभाविक रूप से बेहद आकर्षक है। कई शिष्यों को पता था कि उनमें प्रतिस्पर्धा करने की ताकत नहीं है, लेकिन ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष दिग्गजों के बीच मुकाबला देखना एक रोमांचक अनुभव था। और आज सबसे प्रमुख व्यक्ति अथर्व ने एक साथ 3 विरोधियों से मुकाबला करने की योजना बनाई थी, जिससे यह और भी ज्यादा प्रत्याशित हो गया। फुश कमरे में अथर्व पालथी मारकर बैठा था और धीरे धीरे बासी हवा छोड़ रहा था। साधना की एक रात ने उसे तरोताज़ा और स्पष्ट मन का एहसास कराया। उसकी आंखों में एक चमक थी। बॉस, आज आपके सामने 3 चुनौतियां हैं। छोटे ड्रैगन ने अपना छोटा सा सिर उठाया। उसके शरीर की बहती रोशनी पीछे हट गई। फिर वह अथर्व के कंधे पर आ गिरा। छोटे ड्रैगन ने भी अपनी साधना में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह हर दिन अथर्व के साथ अभ्यास करता था। 3 चुनौतियां, तो चलो। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में युद्ध का जोश उमड़ रहा था। युद्ध सेबर प्रभास, अधिपति सेबर रिजवान और उड़ता चील अनुष, इनमें से कोई भी कमज़ोर नहीं था। इन तीनों से लड़ने से उसे अपनी वर्तमान ताकत का अंदाज़ा भी लग जाएगा। हिमसिंह, जितनी जल्दी हो सके पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर जाओ। पर्वत शिखर पर अथर्व छोटे ड्रैगन को लेकर स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह की चौड़ी पीठ पर कूद पड़ा। हाँ मास्टर। दहाड़ धीमी गर्जना के साथ स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊंची उड़ान भरी। उसका विशाल शरीर पूरे 400 मीटर लंबा था।
अधिकतम गति के लिए उसे अपने सबसे बड़े आकार में वापस आना जरूरी था। उसके विशाल शरीर से एक पूर्ण राजा जैसा दबाव फैल रहा था। उसके पंख ऐसे फड़फड़ाए मानो दो बड़े तूफान उठ रहे हों। उसका शरीर तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी गति बिजली के बराबर थी। इतनी तेज स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह की पीठ पर अथर्व प्रशंसा से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। चौथी श्रेणी तक पहुंचने के बाद स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह की गति लगभग दोगुनी हो गई थी। इस गति को उड़ने वाले राक्षसी जानवरों में गति का राजा कहा जा सकता है। अपने वर्तमान चौथे स्तर पर 5वीं श्रेणी के साधारण उड़ने वाले राक्षसी जानवरों के लिए भी इसे पकड़ना मुश्किल होगा। विस्तृत पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर सुबह सुबह ही बहुत से लोग जमा हो गए थे। पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर मुख्य शिष्यों के अलावा बड़े शिष्य भी रक्षकों से प्रार्थना करके प्रवेश कर सकते थे। इस समय पृथ्वी ड्रैगन पीक पर लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, अनुमानतः 2 से 3 हजार तक पहुंच गई थी। भीड़ का शोर चारों ओर फैल रहा था। पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर आज की चुनौतियां ड्रैगन रैंकिंग से संबंधित नहीं थीं। ये विशुद्ध रूप से मुख्य शिष्यों के बीच की चुनौतियां थीं, इसलिए ड्रैगन रैंकिंग के संरक्षकों से उनका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि आज कई रक्षक उपस्थित थे, जिनमें महान रक्षक की आकृति भी शामिल थी। भीड़ में ये देखना आसान था कि ड्रैगन रैंकिंग के कई लोग भी मौजूद थे, जिनमें घोस्ट हैंड डूजेचुन, आयरन पाम मैडबुल और अन्य ड्रैगन रैंकिंग के दिग्गज शामिल थे, जो सभी अर्थ ड्रैगन पीक पर पहुंचे थे। इस समय पृथ्वी ड्रैगन शिखर के केंद्र में 3 आकृतियां 3 अलग अलग जगहों पर चुपचाप खड़ी थीं। बाईं ओर वाला सफ़ेद वस्त्र पहने चेहरे की आकृतियां मानो चाकू से गढ़ी हुई हों, तलवार जैसी भौहें और चमकदार आंखें थीं। उसका व्यवहार असाधारण था और उसके चारों ओर का आभामंडल एक दमदमन का एहसास दे रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि बैटल सेबर प्रभास था, जो रैंकिंग अपडेट से पहले शीर्ष 3 में से एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति था। दूसरे व्यक्ति का शरीर हृष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ था। उसकी मोटी गहरी भौहें तलवारों की तरह उभरी हुई थीं और उसका कठोर चेहरा, जो बिना क्रोध के सम्मान का प्रतीक था, एक तीक्ष्ण दबंग आभा लिए हुए था। अधिपति सेबर रजवैन के अलावा किसी और के पास इतनी तीक्ष्ण आभा नहीं थी। तीसरी आकृति का चेहरा चिकना, गोरा, असाधारण रूप से सुंदर, अद्भुत रूप से सुंदर था। उसकी गहरी गहरी आंखें एक मनमोहक आकर्षण से झिलमिला रही थीं, जो एक उत्कृष्ट लालित्य का प्रतीक थीं। उसके पूरे शरीर से एक हल्की हवादार आभा निकलती थी, फिर भी उसने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की सभी महिला शिष्यों को मोहित कर लिया। उड़ते हुए चील अनुष के अलावा वहां कोई और नहीं होगा। मैंने सुना है कि बैटल सेबर प्रभास पहले ही गुप्त क्षेत्र में 3रे स्तर के मार्शल जनरल तक पहुंच चुका है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह रोहित से भी मुकाबला कर सकता है। हालांकि फ्लाइंग ईगल अनुष 6ठे स्थान पर है, उसकी गति रोहित से भी थोड़ी तेज है। अगर रोहित का उससे सामना हो जाए तो शायद वह कुछ भी न कर पाए। अधिपति कृपाण लांगसान की कृपाण तकनीकें उत्कृष्ट हैं और इन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज अथर्व इन तीनों लोगों का एक साथ सामना करने वाला है। यह एक कठिन लड़ाई होने की संभावना है। चूंकि मुख्य पात्रों में से एक अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए परिधि में कई शिष्यों के बीच चर्चा का विषय स्वाभाविक रूप से ये तीनों ही थे। देखो, छाया यहाँ है। मैंने सुना है कि फ्लाइंग ईगल अनुष और ओवरलॉर्ड सेबर रजवैन छाया के कारण अथर्व को चुनौती दे रहे हैं। क्या फ्लाइंग ईगल अनुष और ओवरलॉर्ड सेबर लॉन्ग देवांशी का पीछा नहीं कर रहे थे? अब वे छाया के कारण अथर्व को चुनौती क्यों दे रहे हैं? देवांशी लंबे समय से अथर्व के साथ है। अब ऐसा लगता है कि छाया का भी अथर्व के साथ घनिष्ठ संबंध है। मैंने गुप्त क्षेत्र के लोगों से सुना है कि छाया गुप्त क्षेत्र में आधे साल तक अथर्व के साथ अकेली थी। आधे साल में कुछ भी हो सकता था। क्या आप कह रहे हैं कि छाया भी अथर्व के साथ शामिल है? इसके अलावा यंग मिस अवंतिका भी हैं। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में 3 सबसे खूबसूरत महिलाएं अथर्व के साथ जुड़ी हुई हैं। यह अथर्व बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की 3 सबसे खूबसूरत महिलाओं को पाना चाहता है और वे सुंदरता और शक्तिशाली ताकत वाली महिलाएं भी हैं। अगर मैं फ्लाइंग ईगल अनुष होता तो मैं भी उसे चुनौती देता। तुम, दुर्भाग्य से, तुम कुछ भी नहीं हो। अथर्व शायद एक ही चाल में तुम्हें अपंग बना सकता है। भीड़ की चर्चाओं के बीच बिजली जैसे उड़ते हुए तेंदुओं पर सवार कई सुंदर आकृतियां वहां पहुंचीं। जैसे ही वे नीचे उतरी, उन्होंने तुरंत सभी शिष्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पहली 2 सुंदर आकृतियों ने सबको चकित कर दिया। उनकी अद्भुत सुंदरता ने पुरुष शिष्यों को मोहित कर दिया और महिला शिष्यों को हीन और उपेक्षित महसूस कराया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि छाया और अवंतिका थे। उनके पीछे प्रतिमा और खुशी थे। चारों महिलाओं के आते ही रक्षक उन्हें तुरंत बीच में एक थोड़े ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर ले गए। अवंतिका की उपस्थिति में प्रतिमा, खुशी और छाया को भी अलग तरह से व्यवहार मिला। ये छोटा चोर हमेशा देर से आना पसंद करता है। अवंतिका ने अखाड़े की ओर देखा और धीरे से कहा, अवंतिका, तुम उसे हमेशा छोटा चोर क्यों कहते हो? क्या उसने सचमुच तुमसे कुछ चुराया है? छाया हल्के से मुस्कुराए।
उसकी इस मुस्कान ने आसपास खड़े कई पुरुष शिष्यों को अचंभित कर दिया। वह अवंतिका की नज़रें हट गईं और उसने तुरंत कहा, चलो उस छोटे चोर के बारे में बात नहीं करते। छाया, उस छोटे चोर ने तुम्हारी वजह से फ्लाइंग ईगल अनुष की चुनौती स्वीकार की। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे मन में भी उसके लिए भावनाएं हैं? अवंतिका, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें इस मामले के बारे में कैसे बताऊं, ये बस। छाया ने धीरे से कहा, मैं समझ गया, आप उस छोटे चोर को लंबे समय से जानते हैं। यह मैं हूं। अवंतिका की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। मूर्ख लड़की। अवंतिका की ओर देखते हुए छाया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ बातें इस हद तक पहुंच गई हैं। अगर हम दोनों में से कोई भी इसे छोड़ नहीं सकता तो उस बच्चे को ही फायदा होगा। मैं उस छोटे चोर पर गुस्सा हूं क्योंकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अवंतिका ने अपना छोटा सा मुंह बनाया। कुछ समय बीतने के बाद आसपास के कई शिष्य हलचल करने लगे। अथर्व अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? वह बैटल सब ए की मात्रा बर्फ प्रभास से डरता नहीं है ना? शायद नहीं। अथर्व अभी तक अर्थ ड्रैगन पीक पर नहीं हारा है। मैंने सुना है कि उसने गुप्त क्षेत्र में मार्शल स्पिरिट सेक्रेट फ्रूट भी प्राप्त किया है, इसलिए अब उसकी ताकत और भी ज्यादा हो गई है। गर्जन। दूर आकाश में उसी क्षण एक धीमी पशुवत दहाड़ गूंजी। इस दहाड़ से पृथ्वी ड्रैगन शिखर के आसपास के मुख्य शिष्यों के कई वाहन असामान्य रूप से बेचैन हो गए। वह यहाँ है। इस राक्षसी दहाड़ सुनकर सभी को पता चल गया कि अथर्व आ गया है। केवल स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह की दहाड़ ही अन्य राक्षसी जानवरों में इतनी बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। ऊपर आसमान में विशालकाय स्वर्गीय पंख वाला हिमसिंह अपने पंख फड़फड़ाते हुए पास आया, हालांकि उसका शरीर पहले ही सिकुड़कर 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा रह गया था। जैसे ही हरे वस्त्र पहने एक आकृति ऊपर से उतरी, पीली रोशनी की एक किरण तुरंत छाया के कंधे पर पड़ी। लिटिल ड्रैगन, तुम लोग बहुत देर से आए हो, छाया ने धीरे से कहा और अपने जैद जैसे हाथ से लिटिल ड्रैगन के सिर को सहलाया। बॉस बहुत देर से निकला था, मैं नहीं, लिटिल ड्रैगन ने अपना छोटा सा सिर उठाते हुए कहा। लिटिल ड्रैगन की बात सुनकर आसपास के रक्षक, खुशी और प्रतिमा सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। अपने पैरों के नीचे सच्ची क्यूई की एक चमक के साथ अथर्व का शरीर नीचे चौक पर उतरा। उसकी नज़र आसपास की भीड़ पर सहजता से पड़ी। उसे कुछ आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग आए थे। आज पृथ्वी ड्रैगन पीक पर महीने के शुरुआती दिनों वाली आम प्रतियोगिता नहीं लग रही थी। अथर्व के आते ही आसपास की सभी निगाहें तुरंत उस पर केंद्रित हो गईं। हर नज़र में अलग अलग भावनाएं थीं। ज़ियाओयू कहना चाहता है, आज मैं डॉक्टर से मिलने और दवा लेने के लिए 2 घंटे की छुट्टी ले रहा हूँ। मेरी खांसी 4-5 दिनों से ठीक नहीं हुई है और मुझे डर है कि यह निमोनिया में बदल जाएगी। तो आज सिर्फ 5 अध्याय, माफ कर दीजिए। हाँ, कल एक छोटा सा तारांकन भाग है, इसलिए आज आधी रात को पहला अध्याय। ज़ियाओयू इसे शीघ्र ही प्रकाशित करेगा, लेकिन यह एक चोरी रोधी अध्याय होगा। भाइयों, सदस्यता लें या न लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ियाओयू कल सुबह 7:30 बजे इसका संशोधन करेगा और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसलिए भाइयों, अगला अध्याय पढ़ने में जल्दबाजी न करें। संशोधन का समय कल सुबह 7 बजे है और ज़ियाओयू समूह में भी सूचित करेगा। चोरी रोधी उपाय से सभी को हुई असुविधा के लिए कृपया क्षमा करें। अब से ज़ियाओयू सभी के पढ़ने पर प्रभाव को कम करने के लिए देर रात तक चोरी रोधी उपाय करने का यथासंभव प्रयास करेगा। मुख्य कारण यह है कि पायरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जानते हुए कि ज़ियाओयू समय पर लगभग एक साथ अपडेट करता है, ज़ियाओयू के पास कोई विकल्प नहीं है। सब्सक्रिप्शन में भारी कमी आई है और ताज़े फूलों की संख्या में भी भारी कमी आई है। इसलिए जिन भाइयों के पास साधन है, कृपया असली संस्करण का समर्थन करें। धन्यवाद। अगर आपके पास असली संस्करण पढ़ने का साधन नहीं है तो आप टेबा फोरम भी देख सकते हैं। हालांकि अपडेट बहुत धीमे हैं, कम से कम इसमें विज्ञापन तो नहीं है और यह पायरेसी का समर्थन नहीं करेगा। अथर्व, तुम सचमुच बहुत देर से आए हो। मुझे लगा था कि तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे, अधिपति ब्लेड लॉन्गसेन ने कहा। उसकी निगाहें अथर्व पर टिकी थी, उसकी आभा दब रही थी, उसकी आंखों में युद्ध की भावना पहले से ही जल रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं देर से आया हूँ, बल्कि यह है कि आप जल्दी आ गए, अथर्व ने हल्के से कहा। तो फिर हम शुरू कर सकते हैं, अधिपति ब्लेड लॉन्गसेन ने अथर्व को देखते हुए कहा। उसका शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रिजवान, मुझे पहला कदम उठाने दोगे तो कैसा रहेगा? इस तरह अगर तुम हार भी गए तो शर्मिंदगी नहीं होगी। फ्लाइंग ईगल अनुज भी धीरे से आगे बढ़ा। उसके शांत स्वभाव ने आसपास की कई महिला शिष्यों का तुरंत मन मोह लिया। मजाक है, क्या मैं हार जाऊंगा? अधिपति ब्लेड रिजवान ने फ्लाइंग ईगल अनुज को घूरा। अगर तुम दोनों जल्दी में हो तो एक साथ मेरे पास आ सकते हो, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अथर्व की बातें सुनकर आसपास के शिष्यों के पसीने छूट गए। एक ही समय में अधिपति ब्लेड रिजवान और फ्लाइंग ईगल अनुज दोनों का सामना करते हुए ड्रैगन सूची में नंबर 1 झाओ किंगई भी शायद ऐसा न कर पाए। अथर्व, ज्यादा घमंडी मत बनो, अधिपति ब्लेड रिजवान ने अथर्व को घूरते हुए कहा। उसकी आभा तेज और उन्मुक्त थी। उसने कहा,
बाद में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे शब्द बहुत बड़े थे और तुम अपनी जीभ काट लोगे। हमें कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। क्या तुम दोनों ने तय कर लिया है कि पहले कौन जाएगा? तुम दोनों मिलकर मुझ पर हमला जरूर कर सकते हो, अथर्व ने हल्के से कहा। उसे इन दोनों से कोई नफरत नहीं थी, वह बस उन्हें जल्दी से हराना चाहता था और फिर अपने आज के असली प्रतिद्वंदी जान दाव प्रभास से निपटना चाहता था। अथर्व की नज़र पहले ही जान दाव प्रभास पर पड़ चुकी थी, जो दूर सफ़ेद लबादे में खड़ा था। यही वो सच्चा प्रतिद्वंदी था जिसका वो आज सामना करना चाहता था। अधिपति ब्लेड रिजवान और फ्लाइंग ईगल अनुष की ताकत पर कोई शक नहीं था। अथर्व भी इस बारे में बहुत स्पष्ट था। हालांकि इस समय उसकी असली ताकत जानने के लिए उसे केवल जान दाव प्रभास के खिलाफ ही इसका परीक्षण करना था। कितना घमंडी! फ्लाइंग ईगल अनुष आगे बढ़ा, फिर ओवरलॉर्ड ब्लेड रिजवान से हल्के से कहा, रिजवान, क्यों न हम अभी के लिए अपने मामले को अलग रखें और मुझे देखने दे कि अथर्व वास्तव में कितना मजबूत है। ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आगे जाऊंगा। अधिपति ब्लेड रिजवान थोड़ा पीछे हटे। दोनों में कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, बस हमेशा से ही मतभेद रहे थे। अब जब वे एक आम सहमति पर पहुंच गए थे तो उन्होंने जल्दी से एक फैसला ले लिया। अथर्व, मुझे देखने दो कि मार्शल स्पिरिट सेक्रेट फ्रूट लेने के बाद तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ गई है। अथर्व को घूरते हुए फ्लाइंग ईगल अनुष का सफ़ेद चोगा बिना हवा के लहरा उठा। उनके बीच के अंतराल में स्थानिक लहरें इतनी तेजी से हिलने लगी कि नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। छाया, फ्लाइंग ईगल अनुष की गति बेहद तेज है। उसकी फ्लोटिंग लाइट और शैडो स्पीड बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, मैं भी उससे एक पायदान नीचे हूं। क्या अथर्व इसे संभाल सकता है? ऊपरी देखने के मंच पर अवंतिका ने छाया से हल्के से कहने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। क्या तुम भूल गए? अथर्व ने भी तैरते प्रकाश और छाया की साधना की थी और उसकी गति भी धीमी नहीं है, छाया ने धीरे से कहा। अनुष, अथर्व को हराओ, हम आपका समर्थन करते हैं। इस समय आसपास की कई महिला शिष्याएं जोर जोर से चिल्लाने लगीं। ध्वनि की लहर के बाद लहर ये दर्शाती थी कि फ्लाइंग ईगल अनुष चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की महिला शिष्याओं के बीच कितनी लोकप्रिय थीं। लगता है आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, अथर्व मुस्कुराया। उसकी नज़र आसपास की कुछ हद तक पागल महिला शिष्यों पर पड़ी। उसे अचानक लगा कि फ्लाइंग ईगल अनुष कुछ अपने पिछले जन्म के भय एडिसन जैसे लग रहे हैं। अगर इस दुनिया में कैमरे होते तो वह भय एडिसन फ्लाइंग ईगल अनुष के एक पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं होता। ये सोचकर अथर्व ने एक दुष्ट मुस्कान दी, जिसने फ्लाइंग ईगल अनुष को हैरान कर दिया, जिसने सोचा कि अथर्व उसका मजाक उड़ा रहा है। अथर्व, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। जिन दो औरतों को मैं पसंद करता था वे दोनों तुम्हारे बहकावे में आ गईं। आज मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा। फ्लाइंग ईगल अनुष ने आंखें नीची करते हुए कहा, लेकिन मन ही मन अथर्व के बारे में लापरवाही बरतने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ड्रैगन लिस्ट के शीर्ष 10 शिष्यों में से कोई भी घमंडी और उपेक्षापूर्ण नहीं था। गुप्त क्षेत्र में अथर्व और झाओ किंगटियन के बीच टकराव का दृश्य सभी ने देखा था। हालांकि इस समय फ्लाइंग ईगल अनुष का भी अपना एक अलग ही लाभ था। उसकी गति को पूरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की युवा पीढ़ी में बेजोड़ कहा जा सकता था। उसका फ्लाइंग ईगल नाम यूं ही नहीं रखा गया था। पहले तुम जाओ, मुझे देखने दो कि तुम सच में कितनी तेज हो, अथर्व ने हल्के से कहा। मन ही मन इस समय उसकी लापरवाही की हिम्मत नहीं हुई। फ्लाइंग ईगल अनुष की गति को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता था। अथर्व ने इसे गुप्त लोक में पहले ही देख लिया था। हे अथर्व, तुम सच में बहुत घमंडी हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गति क्या होती है। जैसे ही फ्लाइंग ईगल अनुष की आवाज़ धीमी हुई, उसकी असली ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसका बर्फ सफ़ेद लबादा थोड़ा हिल गया। उसके पैरों के नीचे असली ऊर्जा की एक चमक, असली ऊर्जा के एक उभार के साथ मिलकर उसके सामने की अंतरिक्ष तरंगों को जोरदार ढंग से हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर एक हवा का भंवर बन रहा हो और अंतरिक्ष तरंगे बिजली की तरह चमकती हुई गरजने लगीं। उसी समय फ्लाइंग ईगल अनुष अपने मूल स्थान से पहले ही गायब हो चुका था। अथर्व की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उसके आसपास हल्की सी स्थानिक लहरें भी उठने लगीं। अथर्व, ये है गति। आवाज़ सुनते ही उड़ते हुए चील अनुष का रूप अथर्व के पीछे प्रकट हो चुका था। उसकी गति किसी भूत के बराबर थी। हा, बस थोड़ा धीमा है। एक जोरदार हंसी के साथ अथर्व की असली ऊर्जा अचानक उसके पैरों तले चमक उठी और उसी समय उसका शरीर भी अपनी मूल जगह से गायब हो गया। एक अदृश्य भंवर ने चौक की जमीन पर धूल का एक बड़ा सा ढेर उड़ा दिया। देखते हैं कौन तेज है। फ्लाइंग ईगल अनुष की आवाज़ फिर सुनाई दी। उसके पैरों के नीचे असली ऊर्जा चमक उठी, एक विशाल भंवर बना। उसका आकार एक अजीब चाप में तेजी से घूमते बवंडर की तरह घूम रहा था, जो पीछे की छवियां छोड़ रहा था, अंतरिक्षीय लहरें हिला रहा था और फिर से अथर्व की ओर झपटा। अथर्व के चेहरे पर शांति थी, लेकिन साथ ही वह मन ही मन कुछ गंभीर भी था। उड़ते हुए चील अनुष की गति सचमुच उसके नाम के अनुरूप थी। उसकी गति निश्चित रूप से एक विकट स्तर पर पहुंच गई थी।
उसके पैरों के नीचे से सच्ची ऊर्जा उमड़ पड़ी। एक जबरदस्त प्रभाव के तहत अथर्व की आकृति भी अपने मूल स्थान से फिर से गायब हो गई। इस समय अथर्व भी देखना चाहता था कि उसकी गति और फ्लाइंग ईगल अनुष की गति में कितना अंतर है। उसने भी तैरते प्रकाश और छाया की साधना की थी और उसे पूरा विश्वास था कि अब वह एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया है। उसने तैरते प्रकाश और छाया की साधना को कभी नज़रअंदाज नहीं किया था। तैरती हुई रोशनी और छाया का इस्तेमाल करते हुए अथर्व की गति भी इस समय एक प्रतिबिंब की तरह थी। अपनी ताकत में सुधार के साथ तैरती हुई रोशनी और छाया पर उसका नियंत्रण भी फिर से बेहतर हो गया था। दो प्रतिबिंब तुरंत चौक में घूम गए। प्रचंड वास्तविक ऊर्जा भंवरों में बदल गई। दूर से केवल दो प्रकाश धाराएं, हरी और सफ़ेद, चलती हुई दिखाई दे रही थीं और उनकी गति तेज होती जा रही थी। अच्छा बच्चा, तुम्हारी गति भी धीमी नहीं है। फ्लाइंग ईगल अनुष का चेहरा कुछ गंभीर हो गया। उसके पैरों के नीचे सच्ची ऊर्जा जोरों से उमड़ रही थी और उसकी गति तेज होती जा रही थी। उसके हाथों की मुहरें थोड़ी बदल गईं। इसी क्षण अथर्व की असली ऊर्जा भी उसके पैरों के नीचे जोरदार तरीके से उमड़ पड़ी। भंवर जमीन से चिपक गया, उसका शरीर तिरछा हो गया, तेज हवा में गिरे पत्ते की तरह, जिसका कोई निशान नहीं था। इतनी तेज उड़ते हुए ईगल अनुष की गति वास्तव में दिखावे के लिए नहीं है। अथर्व की गति भी धीमी नहीं है। फ्लाइंग ईगल अनुष कुछ समय तक शायद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उनकी रफ्तार ने सबको पहले ही हैरान कर दिया था। ऊपर की सीटों पर बैठे कई बुजुर्ग भी हैरान थे। इतनी रफ्तार में तो वे भी उन्हें ज्यादा दबा नहीं पाए। चौक के किनारे जान दाव प्रभास अपने हाथ पीठ पीछे करके चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि उसके चारों ओर एक अदृश्य आभा घूम रही थी जो उसके पीछे खड़े शिष्यों को थोड़ा दूर रहने पर मजबूर कर रही थी। इस आभा के नीचे कमजोर शिष्य बहुत असहज महसूस कर रहे थे, मानो उन्हें अदृश्य रूप से पूरी तरह से दबा दिया गया हो। बहती हवा की उंगली। उड़ते चील अनुष के मुंह से एक धीमी चीख निकली। उसकी आकृति किसी भूत जैसी लग रही थी। उसकी पांचों उंगलियां मुड़ी हुई और बाहर निकलीं। पांचों उंगलियों के निशान हवा में टूटकर अंतरिक्षीय लहरें बनाते हुए शक्तिशाली तेज हवाओं और सीटी की आवाज़ों के साथ तेजी से अथर्व की ओर बिजली की तरह बहे। फुसफुसाहट। उसकी मानसिक इंद्रिय ने खोजबीन की। आसपास की हर चीज़ उसकी मानसिक जांच की सीमा में थी। सच्ची ऊर्जा एक भंवर में बदल गई और उसके पैरों के नीचे से बह निकली। सबकी नज़रों में अथर्व का शरीर प्रकाश की एक धारा की तरह उड़ते हुए चीलनुष की पांचों उंगलियों के निशानों के बीच से बाएं दाएं घूम रहा था, बेहद खतरनाक, फिर भी बाल बाल बचकर। ये सब अथर्व द्वारा मार्शल स्पिरिट इल्यूजनरी लोक के भीतर आत्मिक लोक में प्राप्त पर्याप्त प्रशिक्षण के कारण था। वह 10,000 बाणों के बीच भी स्वतंत्र रूप से घूम सकता था और अब वह इसे सहजता से कर रहा था। इतनी जल्दी ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ऊपर की सीटों पर बैठे छाया, अवंतिका और महान रक्षक भी हैरान थे। अथर्व बिना सिर घुमाए ही उड़ते हुए चील अनुष के सभी हमलों का जवाब दे सकता था। इसके लिए न केवल अत्यंत तेज गति की आवश्यकता थी, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी था एक शक्तिशाली मानसिक बोध। ऐसा कर पाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। उसका वार चूक गया और विरोधी ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उड़ते हुए चील अनुष के चेहरे का भाव और भी गहरा हो गया। सच्ची ऊर्जा सीटी बजाती हुई उसके चारों ओर घूम रही थी, मानो उसमें से कोई आकर्षक शक्ति निकल रही हो और धूल के एक कण को उड़ा रही हो। तुरंत उड़ते हुए चील अनुष की पूरी गति अचानक फिर से तेज हो गई। उसका पूरा शरीर मानो एक विशाल वायु प्रवाह भंवर में लिपटा हुआ था, जो चौक को एक अजीब चाप में काट रहा था जिसका अनुमान लगाना आम लोगों के लिए मुश्किल था। उसका आकार भी वायु प्रवाह भंवर में गायब होता हुआ प्रतीत हो रहा था। भीड़ में बहुत कम लोग ही एक धुंधली सी छवि देख पा रहे थे जो अप्रत्याशित रूप से बदल रही थी। कमजोर लोग केवल हवा के प्रवाह के भंवर के उस विशाल हिस्से को ही देख पा रहे थे। इतनी जल्दी अथर्व भी इस पल हैरान था। उड़ते हुए चील अनुष ने वास्तव में इस हद तक तैरते हुए प्रकाश और छाया की साधना की थी। उसकी आंखें हल्की सी झपक गईं। उसके पैरों के नीचे सच्ची ऊर्जा उमड़ पड़ी और अचानक उसका शरीर भी एक विशाल भंवर में समा गया। हे भगवान, इस छोटे चोर की तैरती हुई रोशनी और छाया वाकई इस हद तक विकसित हो चुकी है। मंच पर अवंतिका की आंखें चकरा गई थीं। उसने भी तैरती हुई रोशनी और छाया विकसित की थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इस अवस्था तक पहुंचना कितना भयानक होगा। वह खुद भी अभी तक इस अवस्था तक नहीं पहुंची थी। इसे संशोधित कर दिया गया है और दूसरी बार शुल्क नहीं लिया जाएगा। कृपया होने वाली असुविधा को समझें, महान रक्षक ने आश्चर्य से कहा। गुप्त क्षेत्र की यात्रा से उनकी शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई है। फुश फुश, दोनों भंवर आपस में गुंथ गए और उनकी गति बढ़ती ही गई। चौक के आसपास पूरा इलाका एक बवंडर में घिरा हुआ था। तेज हवाएं चल रही थीं, चौक पर तूफान की तरह बह रही थीं। सबके कपड़े ऐसे लहरा रहे थे मानो वे किसी तूफान में फंस गए हों। अथर्व, तुमने मुझे सचमुच चौंका दिया, लेकिन इस बार देखते हैं तुम कैसे बच निकलते हो। हवा के भंवर में एक सीटी जैसी आवाज़ गूंजी और भंवर बवंडर की तरह बेतहाशा घूमने लगा।
विशाल भंवर अचानक ऊपर की ओर सिकुड़ गया और 100 मीटर आकार का रह गया, मानो हवा का एक स्तंभ सीधे आसमान में उड़ रहा हो। इस तरह के हिंसक भंवर के भीतर स्थानिक तरंगें बहुत पहले ही पूरी तरह से बिखर चुकी थीं और अंतरिक्ष विकृत लग रहा था। इस क्षण 2 आकृतियां, एक सफ़ेद और एक हरी, सभी की नज़रों में फिर से प्रकट हुईं। फेइंग अनुश ने हाथ की मुहरें बनाईं और अचानक उसके शरीर के चारों ओर की असली ऊर्जा बाहर निकल आई। फेइंग अनुश की गति के अलावा मार्शल जनरल के दूसरे स्तर पर उसकी साधना का मतलब था कि उसकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी। स्पष्ट रूप से वह केवल गति के आधार पर ड्रैगन रैंकिंग में 7वें स्थान पर नहीं आ सकता था। पवन अर्चपाम। फेइंग अनुश के मुंह से एक धीमी चीख निकली। आसपास के स्थान के ऊपर पवन ऊर्जा तुरंत ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। तेज झोंके सीधे हवा को चीरते हुए तेज सीटी जैसी आवाजें पैदा कर रहे थे। आसपास का भंवर तुरंत छा गया, मानो अंतरिक्ष जम गया हो। तेज हवा का एक झोंका उस जगह पर आया और अथर्व के ऊपर एक विशाल हथेली का निशान छा गया। हथेली के निशान के नीचे जगह विकृत लग रही थी। फेइंग अनुश ने वास्तव में अपनी दूसरी चाल में विंड अर्च पाम का इस्तेमाल किया। यह उसका तुरुप का पत्ता होना चाहिए। क्या तुमने अथर्व की ताकत नहीं देखी? अगर फेइंग लिंगफेंग पूरी ताकत से नहीं लड़ता तो वह शायद अथर्व का कुछ नहीं कर पाएगा। भीड़ की धीमी बातचीत के बीच तेज हवा का एहसास पाकर अथर्व की असली ऊर्जा उसके पैरों के नीचे तेजी से टिमटिमा रही थी और उसका शरीर अजीब तरह से पीछे हट गया। एक पल में उसके हाथों की मुहरें भी बदल गईं और घनी हो गईं। तुम छिप नहीं सकते। फेइंग अनुश ने तुरंत अपना पैर पटका और एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर बिजली की तरह शून्य को चीरता हुआ शक्तिशाली हथेली का निशान लिए अथर्व की ओर बढ़ता हुआ। किसने कहा कि मैं छिपने जा रहा हूं? उसकी असली ऊर्जा उसके पैरों के नीचे चमक उठी और अथर्व की आकृति अचानक चौक पर प्रकट हो गई। जैसे ही अथर्व रुका, हथेली के निशान की तेज हवा फिर से टकराए। तेज ऊर्जा के कारण अंतरिक्ष थोड़ा कांप उठा और अंतरिक्षीय लहरें पहले ही सीधे हिल गई थीं। इस क्षण अथर्व ने अजीब तरह से मुस्कुराहट बिखेरी। उसके हाथों की मुहरें पहले ही बन चुकी थीं। अपनी मुहरों को आगे की ओर धकेलते हुए उसकी हथेली उसके हरे वस्त्र की लंबी आस्तीन के भीतर से तुरंत बाहर निकल आई। उसी समय पृथ्वी की ऊर्जा की एक विशाल मात्रा आसपास के अंतरिक्ष से ज्वार की लहर की तरह उमड़ी और तुरंत उसकी हथेली के निशान में समा गई। उसकी शक्ति तुरंत फैल गई। उसकी हथेली पर एक मिट्टी पीले रंग का हथेली का निशान आकाश में उड़ गया और उसके पीछे पीछे के प्रतिबिंबों का एक निशान छोड़ गया। 1000 हाथ विभाजन आभा मोहर। अथर्व के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसकी चौड़ी मेरिडियंस के भीतर से सच्ची ऊर्जा उमड़ पड़ी। जैसे ही हथेली का निशान आसमान में उठा, हथेली के निशानों की एक श्रृंखला तुरंत एक जगह इकट्ठा हो गई और अचानक एक फैले हुए हथेली के निशान में संघनित हो गई। इस समय तक अथर्व पहले से ही उच्च स्तरीय पीले स्तर के युद्ध कौशल का उपयोग करने में निपुण था। उन्हें सक्रिय करने में पलक झपकते ही समय लग गया। सबकी नज़रों के सामने दोनों हथेलियों के निशान एक जोरदार धमाके के साथ आपस में टकराए, एक दूसरे पर पूरी तरह से चढ़ गए। फौरन पूरे चौक में जबरदस्त धमाकों की गूंज सुनाई दी। बैंग बैंग। ऊपर ऊर्जा का एक प्रचंड उभार फैल गया। इतनी तेज हवाओं के बीच मानो पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर तूफान चल रहा हो। प्रहार प्रहार। ऊर्जा के बिखरने से पहले एक सफ़ेद आकृति अचानक 10 कदम से ज्यादा पीछे हट गई। उसका चेहरा पीला और शरीर अस्त व्यस्त था। ये फेइंग अनुश था। इस समय उसका बर्फ सफ़ेद चोगा धूल से ढका हुआ था और तेज हवा ने उसके लंबे चोगे में कई छेद कर दिए थे। धप। एक हल्के पीले रंग की आकृति 2 कदम पीछे हटी। उसका शरीर शल्क कवच की एक परत से ढका हुआ था। यह अथर्व था जिसने नीला आत्मा कवच सक्रिय कर रखा था। उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा उमड़ पड़ी। फेइंग लिंगफेंग का हमला बेहद शक्तिशाली था। अथर्व ने सीधे नीला आत्मा कवच से उसका प्रतिरोध किया। इस क्षण उसके आंतरिक अंगों को झटका लगा, लेकिन वह उसकी सहनशक्ति के दायरे में था। अथर्व ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। मार्शल सोल के 9वें स्तर पर अपनी साधना के साथ वह दूसरे स्तर के मार्शल जनरल से पूरी तरह मुकाबला कर सकता था। अथर्व, मैं हार गया। अपने सामने खड़ी आकृति को देखते हुए फेइंग अनुश ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए कहा, वह अब भी पहले जैसा ही सुंदर और आकर्षक था। फिर उसने अथर्व की ओर देखा और कहा, तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है। अब और लड़ने का कोई मतलब नहीं है। खैर, तुम मुझसे बेहतर हो। हालांकि मुझे पूरी तरह से हराना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें ज्यादा शराब पिला दूं तो मुझे डर है कि इससे रिजवान को फायदा होगा। फेइंग ने सचमुच हार मान ली। सब फिर से हैरान थे। उन्होंने अभी अभी ये दृश्य देखा था। फेइंग अनुश एक ही चाल के बाद स्पष्ट रूप से पराजित हो चुका था। ये सही है, तुम्हें हराना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। अथर्व थोड़ा मुस्कुराया। फेइंग लिंगफेंग ने जो कहा वह बिल्कुल भी झूठ नहीं था। वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, लेकिन अगर हम मरते दम तक लड़ रहे होते तो तुम्हें हराना मुश्किल नहीं होता। अथर्व को देखते हुए फेइंग लिंगफेंग चुप रहा।
वह ये भी जानता था कि अथर्व शेखी बघारने वाला इंसान नहीं है। ताकत के बिना वह ऐसी बातें नहीं कहता। थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ते हुए फेंग लिंगफेंग ने तानाशाह ब्लेड रिजवान से कहा, रिजवान, क्या तुम ऊपर नहीं जा रहे हो? जैसे ही उसके शब्द निकले, फेंग लिंगफेंग का शरीर तुरंत पीछे हट गया और वह अखाड़े के किनारे पर शान से उतरा। उसकी मनोदशा पर हार का कोई असर नहीं पड़ा। अनुष, गति बेकार है। देखो मैं उसका ध्यान कैसे रखूंगा। जैसे ही तानाशाह ब्लेड लॉन्गसेन की आवाज़ धीमी हुई, उसका विशाल शरीर अथर्व के सामने आ गिरा। उसका आभामंडल फैल गया और जहां वह उतरा वहां जमीन तुरंत हल्की रेखाओं से फट गई। शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा के अतिप्रवाह के कारण उसके शरीर के चारों ओर की स्थानिक तरंगें थोड़ी अलौकिक हो गईं। अथर्व, मुझे तुम्हारा परीक्षण करने दो। यदि तुम हार गए तो तुम्हें भविष्य में देवांशी से दूर रहना होगा, तानाशाह ब्लेड रिजवान ने अथर्व को देखते हुए कहा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उस समय यह मेरे लिए थोड़ा शर्मनाक हो सकता है, अथर्व ने हंसते हुए कहा। तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं अनुज जैसा नहीं हूं, बस चकमा दे रहा हूं और छिप रहा हूं, तानाशाह ब्लेड रिजवान ने धीमी आवाज में कहा। अपने बड़े हाथ में उसने अचानक एक बड़ी कृपाण थाम ली। बड़ी कृपाण लगभग 2 फुट लंबी थी और उसका पिछला हिस्सा मोटा था। उसका ब्लेड ठंडी रोशनी से झिलमिला रहा था और प्रकाश की एक हल्की सी धारा धीरे धीरे दिखाई दे रही थी। कृपाण के शरीर पर हल्के हल्के गुप्त निशान थे जो पहली नज़र में ही बता रहे थे कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। क्या ऐसा है? तो फिर तुम आगे बढ़ सकते हो, अथर्व ने धीरे से कहा। उसके नीले आत्मा कवच पर एक हल्की पीली रोशनी प्रवाहित हो रही थी। आसपास के स्थान का बारीकी से निरीक्षण करने पर यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि नीले आत्मा कवच के चारों ओर हवा का प्रवाह विकृत लग रहा था। तो फिर मैं विनम्र नहीं रहूंगा। जैसे ही तानाशाह ब्लेड रिजवान की चीख निकली, उसके शरीर के भीतर से सच्ची ऊर्जा जोर से उमड़ पड़ी। उसका आभामंडल बहुत बढ़ गया। जमीन पर पैर पटकते ही मिट्टी सी पीली सच्ची ऊर्जा की एक चमक प्रकट हुई और उसका शरीर तुरंत धनुष से निकले तीर की तरह निकल पड़ा। उसके हाथ में पकड़ी लंबी कृपाण ने अंतरिक्ष में कृपाण की रोशनी की एक चमक बिखेर दी, जिससे धुंधली सी छवियां बनती गईं। कृपाण की रोशनी के नीचे हवा का एक तेज झोंका आया जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ सीधे अथर्व की ओर बढ़ गया। इतने तेज और तीखे हमले के साथ ड्रैगन रैंकिंग में छठा स्थान निश्चित रूप से कोई खाली पदवी नहीं थी। कितना तेज और अत्याचारी कृपाण प्रहार था। अपने सामने हवा में तीक्ष्ण ऊर्जा को महसूस करते हुए अथर्व की भौहें तन गईं। हालांकि उसका शरीर तुरंत पीछे हट गया, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। बच्चे, तुम बच नहीं सकते। मेरी तानाशाह कृपाण कला आजमाओ। अथर्व को बिजली की तरह पीछे हटते देख लॉन्गसेन ने साए की तरह उसका पीछा किया। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसका आभामंडल अचानक फिर से बहुत बढ़ गया। विशाल आभामंडल हवा से नीचे की ओर मानो कोई गरजता हुआ तूफान आ रहा हो, पूरे चौक को अपनी चपेट में ले रहा था। इस क्षण तानाशाह ब्लेड लॉन्गसेन के हाथ में लंबी कृपाण चमक उठी, जिससे आकाश में प्रतिबिंबों की एक आकृति उभर आए। हे भगवान, तानाशाह ब्लेड रिजवान ने वास्तव में अपने पहले कदम में तानाशाह कृपाण कला का इस्तेमाल किया। क्या वह अथर्व को एक ही कदम में हराने का इरादा रखता है? टायरेंट ब्लेड रिजवान का प्रसिद्ध अंतिम कौशल। पिछले साल पृथ्वी ड्रैगन शिखर सम्मेलन में एब्सोल्यूट स्वॉर्ड झाओ किंगटियन के खिलाफ प्रतियोगिता में टायरेंट ब्लेड रिजवान इस चाल से केवल एक छोटे अंतर से हार गए थे। अब अथर्व मुश्किल में है। तानाशाह ब्लेड रिजवान ने असल में पहली ही चाल में अपना बेहतरीन हुनर इस्तेमाल कर दिया। वह शायद अथर्व की गति को लेकर चिंतित है और उसे एक ही चाल में हराना चाहता है। इस पल सब हैरान रह गए। किसने सोचा था कि तानाशाह ब्लेड रिजवान पहली ही चाल में अपना बेहतरीन हुनर इस्तेमाल कर देगा? इस तरह अचानक पकड़ा गया कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नुकसान उठाएगा। सभी अथर्व के बारे में चिंता करने लगे। ये आदमी रिजवान बहुत बेशर्म है, पहली ही चाल में सब कुछ दांव पर लगा देता है। ऊपर के स्टैंड से अवंतिका की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। अखाड़े में अथर्व को देखकर उसे पहले से ही चिंता होने लगी थी। चिंता मत करो, हालांकि लॉन्गसेन की ताकत अच्छी है, वह अथर्व को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुयू मंद मंद मुस्कुराए। वह अथर्व की ताकत को अच्छी तरह जानती थी। इसमें कोई सस्पेंस नहीं था। अगर अथर्व पूरी ताकत लगा दे तो लॉन्गसेन का कोई मुकाबला नहीं होगा। उसी क्षण तानाशाह ब्लेड रिजवान के हाथ में मौजूद लंबी कृपाण ने कृपाण की रोशनियों की एक श्रृंखला बना दी। ये प्रचंड कृपाण रोशनियां बाहर निकलीं, लगभग आकाश को ढक लिया। प्रत्येक कृपाण की रोशनी लगभग मूर्त हो गई, अंतरिक्ष को चीरती हुई और सीधे अंतरिक्षीय तरंगों को विभाजित करती हुई। पलक झपकते ही इस कृपाण प्रकाश ने अपनी अत्याचारी और तेज आभा के साथ अथर्व के सामने के पूरे क्षेत्र को घेर लिया और तुरंत अथर्व की ओर वार किया। कोई बात नहीं, ये तो फिर भी एक उच्च स्तरीय पीले स्तर का युद्ध कौशल है। जैसे ही अत्याचारी कृपाण की रोशनी नीचे दबी, अथर्व का मुंह ऊपर की ओर मुड़ गया और वह बुदबुदाया। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, उसके हाथों की मुहरें पहले ही बाहर निकल चुकी थीं।
महान पृथ्वी आभा शील्ड। अथर्व धीरे से चिल्लाया और उसकी हथेली के एक झटके से एक विशाल मिट्टी सी पीली ढाल अचानक उसके सामने आ गई, जिसने उसका रास्ता पूरी तरह से रोक दिया। तलवार की तेज रोशनी तुरंत ढाल पर पड़ी। क्रैक 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 क्रैक। तुरंत ही भयंकर कटने वाली ध्वनि की ध्वनि गूंज उठी। कृपाण की रोशनी चमक उठी, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से प्रचंड शक्ति निकली। हालांकि मिट्टी सी पीली ढाल अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन जबरदस्त तीखे प्रहारों के आगे बस कुछ ही पलों में उसमें अनगिनत दरारें पड़ गईं। तोड़ो! अधिपति कृपाण रिजवान ने धीमी आवाज में चिल्लाया। आकाश को भर देने वाली कृपाण की रोशनी अचानक पीछे हट गई। उसी समय ये अनगिनत कृपाण रोशनियां प्रकाश की धाराओं की तरह एक साथ आ गईं। चकाचौंध भरी रोशनी में वे सैकड़ों मीटर लंबी एक तीक्ष्ण मूर्त कृपाण रोशनी में बदल गईं। अद्वितीय प्रभुत्व के साथ अधिपति कृपाण रिजवान का आभामंडल चरम पर पहुंच गया। अपनी कृपाण उठाते हुए अंतरिक्ष को चीरती हुई यह शक्तिशाली प्रचंड कृपाण रोशनी ढाल पर जोर से टकराए। इस हमले को देखकर बैटल सेबर क्यू डाओजुए और फ्लाइंग ईगल अनुष दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव दिखाई दिए। ये सब पलक झपकते ही हो गया और फिर एक तेज आवाज फैलने लगी। टकराना! विशाल ढाल दो टुकड़ों में बढ़ गई। भरी हुई प्रचंड शक्ति के प्रभाव में बलशाली ऊर्जा अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल गई। फुश! इस तेज आवाज के तुरंत बाद टूटी हुई ढाल से एक हल्की सी आवाज फैली। उसी क्षण एक पीली आकृति भी तेजी से बाहर निकली। वह आकृति जहां से गुजरी, तेज ऊर्जा सीधे उस आकृति पर पड़ी। अच्छा नहीं! पीली आकृति को तेजी से बाहर आते देख अधिपति सेबर रिजवान अचानक चौंक गए। लेकिन इस बिजली जैसी तेज गति वाले क्षण में सब कुछ बहुत तेज था। आकृति उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी और अब उनसे 10 मीटर से भी कम दूरी पर थी। रिजवान, सावधान रहो! ज्वलंत नरक, बादलों को झकझोरती हवा। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरे अंतरिक्ष में एक अचानक आभा फैल गई जिसने सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं। हल्के पीले रंग के कवच से सुरक्षित एक आकृति भी निचले आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस समय अथर्व के दाहिने हाथ ने तुरंत हथेली के आकार का एक आग का गोला उत्पन्न किया और उसके बाएं हाथ ने हिंसक रूप से घूमती हुई हवा की धारा उत्पन्न की। आग का गोला हवा के विपरीत दिशा में बढ़ा और अचानक पूरे स्थान में एक झुलसा देने वाली आभा फैल गई। एक शक्तिशाली दमनकारी आभा नीचे उतरी, जिसने सीधे आसपास के स्थान को अपने घेरे में ले लिया। जब हवा का प्रवाह उसके हाथ से छूटा तो वह तुरंत गरजने लगी और बवंडर की तरह मचलने लगी। चौक की जमीन फटने लगी और एक प्रचंड आभा ने सब कुछ अपने में समेट लिया और दबा दिया। इस तरह दो विशेष आक्रमणों ने एक साथ अधिपति सेबर लॉन्गसेन को नीचे की ओर दबाया और घेर लिया। अधिपति सेबर लॉन्गसेन का चेहरा एकदम बदल गया। जैसे ही उनका शरीर तेजी से पीछे हटा, वे तुरंत एक मिट्टी पीले भंवर में घिर गए। इस भंवर के भीतर ऐसा लग रहा था मानो हवा की एक चट्टान जैसी धारा ने उन्हें ढांक लिया हो। ये समझना मुश्किल नहीं था कि यह भी एक रक्षात्मक युद्ध कौशल था। एक साथ दो विशेष आक्रमण करना निस्संदेह दो लोगों के एक साथ आक्रमण करने के बराबर है, महान रक्षक ने नीचे का दृश्य देखते हुए आश्चर्य से कहा। बैंग बैंग! बिजली की इस चमक में आग का गोला तुरंत तेजी से फैल गया। एक झुलसाने वाली चाप ने अंतरिक्ष को चीर दिया और एक भयानक गर्म दबाव फैल गया, मानो कोई पहाड़ ढह गया हो और समुद्र उलट गया हो। इस भयानक झुलसाने वाली प्रबल ऊर्जा ने अधिपति सेबर रिजवान द्वारा स्थापित रक्षात्मक युद्ध कौशल पर भारी दबाव डाला। अतुलनीय रूप से गर्म लपटें आकाश में फैल गईं। भयानक तापमान के बीच जैसे जैसे आग की लहरें फैलती गईं, नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि अधिपति सेबर रिजवान का रक्षात्मक युद्ध कौशल पहले ही चरमराने लगा था। इसी क्षण एक और प्रचंड शक्ति बरस पड़ी। एक तूफान फैल गया जिसमें अनगिनत प्रचंड हवा के झोंके मिले हुए थे और उसने तुरंत अधिपति सेबर रिजवान को अपनी चपेट में ले लिया। तूफान फैल गया और फट गया। उस भयानक शक्तिशाली ऊर्जा के प्रभाव में पूरा चौक आग की लहरों और तूफान में घिर गया। सबकी नजरें चौक पर टिकी थीं। ये दृश्य देखकर सभी प्रशंसा से झूम उठे। उड़ते हुए चील अनुष ने यह दृश्य देखकर चुपके से ठंडी हवा का एक झोंका लिया। टकराना! एक विशाल आकृति प्रचंड ऊर्जा से हिलकर सीधे बाहर फेंकी गई और 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरी। उसके हाथ में पकड़ी लंबी कृपाण बलपूर्वक वर्गाकार में धंस गई। पीछे हटने के बल से लंबी कृपाण ने वर्गाकार पर दसियों मीटर लंबी दरार बना दी। उसके बाद उसका शरीर स्थिर हुआ। अधिपति कृपाण रिजवान का अस्त व्यस्त शरीर सबके सामने आ गया। वह मिट्टी से सना हुआ था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके आधे कपड़े आग की लपटों में जलकर काले हो गए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून का हल्का सा निशान था। फुस! जैसे ही आसपास के अंतरिक्ष में शक्तिशाली ऊर्जा का नाश हुआ, अथर्व की आकृति फिर से प्रकट हुई। हल्के पीले रंग के कवच के नीचे उसके पूरे शरीर में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। ये कैसा रक्षात्मक युद्ध कौशल है? दर्शक दीर्घा में खड़े महान रक्षक ने अथर्व को हैरानी भरी नजरों से देखा। वह हमेशा से अथर्व के रक्षात्मक युद्ध कौशल को समझ नहीं पाया था और उसकी रक्षात्मक शक्ति ने भी उसे सीधे तौर पर चकित कर दिया था।
अधिपति सेबर लांगसान हार गए। पूरी शक्ति के बावजूद अधिपति कृपाण रिजवान एक ही चाल में हार गए। अथर्व बहुत भयानक है। आसपास के सभी शिष्यों में जय जयकार की लहर फैल गई। अथर्व, मैं हार गया। अथर्व को देखते हुए अधिपति सेबर रिजवान ने अपने मुंह के कोने पर लगे हल्के खून के धब्बे को पोंछा। अथर्व को देखते हुए उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पूरा जोरदार प्रहार, जिसका मूल उद्देश्य अथर्व को एक ही बार में हराना था, एक ही चाल में उसे हरा देगा। तुम पहले से ही बहुत ताकतवर हो। अगर मेरी रक्षात्मक युद्ध कुशलता कुछ असाधारण न होती तो मेरे लिए तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होता, अथर्व ने हल्के से कहा। वह लॉन्ग सैन को इसलिए हरा सका क्योंकि वह सीधे तौर पर एज्योर स्पिरिट आर्मर की रक्षात्मक शक्ति पर निर्भर था, वरना उसकी इस तरह हमला करने की हिम्मत ही नहीं होती। जीत तो जीत है, तुम्हें मेरे लिए अपनी इज्जत बचाने की जरूरत नहीं है। अब से अधिपति सेबर रिजवान तुम्हारे अधीन रहेंगे। मेरा वचन बिल्कुल सही है, अधिपति सेबर रिजवान ने दांत पीसते हुए कहा। ये तो बहुत जोर देकर कह रहा है। मैं तुम्हें हुक्म देने की हिम्मत नहीं कर सकता। चूंकि तुम हार गए हो, इसलिए पहाड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान है जहां अच्छी चावल वाली शराब मिलती है। बस आज मुझे एक ड्रिंक पिला दो, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये शर्त तो बस एक मजाक थी। अगर उसने सचमुच अधिपति कृपाण रिजवान को हुक्म दिया तो उसे नहीं पता था कि वह कितने लोगों को नाराज करेगा। सबसे पहले तो रिजवान के मालिक को। ठीक है, चलो आज दोपहर तक पीते हैं जब तक हम नशे में न हो जाएं। पहले तो मुझे तुम थोड़े घमंडी लगे और पसंद नहीं आए, लेकिन अब तुम ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो, उस बच्चे अनुज से भी ज्यादा, अधिपति कृपाण रिजवान ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, मैं रिजवान तुम्हें अपना दोस्त बना रहा हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं आग और पानी से गुजरने जैसी बकवास नहीं करूंगा। खैर, मैं जिंदगी मौत की लड़ाई में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। रिजवान, क्या मैंने तुम्हें उकसाया? तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? मैंने तुम्हें हारने के बाद इतना खुश कभी नहीं देखा, फ्लाइंग ईगल अनुज चिल्लाया। हे, अथर्व ने अपनी नाक रगड़ते हुए हंसते हुए कहा। यह अधिपति कृपाण रिजवान वाकई बहुत मर्दाना था। इस तरह का दोस्त बनाना वाकई फायदेमंद था। रिजवान, तुम्हें अभी नीचे उतर जाना चाहिए। मुझे भी शराब पीने के लिए बुला लो, लेकिन मैं अपनी चाल चलने के बाद ही जाऊंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, एक सफ़ेद चोगा पहने एक व्यक्ति तुरंत अधिपति सेबर रिजवान के बगल में उतरा। उसके उतरने से कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन उसने जो दबाव डाला वह अधिपति सेबर रिजवान से भी ज्यादा था। इस क्षण पूरे चौक का आभामंडल भी फैलने लगा, मानो वह अंतरिक्ष को ठोस बना देगा। बैटल सपे एक ही मात्रा बर प्रभास अंततः अपनी चाल चलने जा रहा है। दर्शकों के बीच तुरंत सन्नाटा छा गया। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि केवल आप ही उससे निपट सकते हैं, अधिपति कृपाण रिजवान ने क्यूडाओजुए से कहा, फिर फ्लाइंग ईगल अनुज की तरफ छलांग लगा दी। मैंने पहले सोचा था कि मुझे कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा, तभी तुम मुझसे लड़ने के योग्य बनोगे, लेकिन अब तुमने मुझे पहले ही आश्चर्यचकित कर दिया है। बैटल सेबर क्यूडाओजुए ने अथर्व की ओर देखते हुए हल्के से कहा। मैं भी कब से तुमसे लड़ना चाहता था, अब आखिरकार वो मौका आ ही गया। अथर्व ने अपने सामने खड़े प्रभास को देखा और पहली बार उसकी आंखों में जबरदस्त लड़ाई का इरादा दिखाई दिया। पहले विरोधियों का सामना करते समय अथर्व में हत्या का इरादा, द्वेष और ठंडापन होता था, लेकिन अब ये लड़ाई का इरादा था, एक जलता हुआ लड़ाई का इरादा जिसने उसके पूरे शरीर को गर्म कर दिया। जैसे ही उनकी आंखें मिली, दोनों की लड़ाई की मंशाएं तुरंत भड़क उठीं। इस समय अथर्व ये भी देखने के लिए उत्सुक था कि क्या 9वें स्तर की मार्शल सोल की उसकी ताकत सामान्य परिस्थितियों में तीसरे स्तर के मार्शल जनरल बैटल सेबर प्रभास का मुकाबला कर सकती है। क्या अथर्व अभी भी यह राउंड जीत सकता है? उसका सामना बैटल सपे एक ही मात्रा बर प्रभास से है। सबकी निगाहें मैदान पर टिकी थीं। प्रत्यक्ष शिष्यों में से कौन बैटल सेबर प्रभास का नाम नहीं जानता था। उसने ड्रैगन सूची में तीसरा स्थान मजबूती से हासिल कर रखा था और कोई भी उसकी जगह नहीं हिला पाया था। इस बार उसने गुप्त क्षेत्र में फिर से सेंध लगाई थी और पहले से ही तीसरे स्तर का मार्शल जनरल था। कई लोग पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि बैटल सेबर प्रभास की ताकत रोहित और यहां तक कि झाओ किंगई को भी हराने में सक्षम थी। आखिरकार जब वह दूसरे स्तर का मार्शल जनरल था तो बैटल सेबर प्रभास की ताकत रोहित और झाओ किंगई से ज्यादा अलग नहीं थी। जहां तक अथर्व की बात है, जब से उसने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश किया था, वह एक अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा है। उसे पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। उसने अभी अभी अपनी गति के चरम पर दो महान शक्तियों फ्लाइंग ईगल अनुज और अधिपति सेबर लॉन्ग सैन को लगातार हराया था। इस समय इन दोनों के बीच टकराव से ज्यादा आकर्षक कुछ भी नहीं था। मैदान में दोनों ने कोई हरकत नहीं की, बस उनकी आंखें मिलीं जो युद्ध की तीव्र इच्छा से जल रही थीं। दोनों के भीतर का आभामंडल धीरे धीरे प्रबल होता गया।
मैदान के बाहर के दमनकारी वातावरण के कारण निम्न साधना वाले कुछ शिष्यों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। महान रक्षक, आपके अनुसार कौन अधिक शक्तिशाली है, अथर्व या प्रभास? दमनकारी माहौल के बीच एक रक्षक महान रक्षक से पूछे बिना नहीं रह सका। ये दोनों 10,000 में एक हैं। समय के साथ वे निश्चित रूप से हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की नई पीढ़ी के बीच अपार उपलब्धियों के साथ पूर्ण शक्ति बन जाएंगे। हालांकि अभी मैं यह नहीं कह सकता कि कौन अधिक शक्तिशाली होगा। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही अथर्व हार जाए, अपनी उम्र और प्रतिभा के आधार पर वह पहले से ही ऊपरी हाथ रखता है। महान रक्षक ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद धीरे से कहा। छाया, तुम क्या सोचती हो? अपने बगल में महान रक्षक की बात सुनने के बाद अवंतिका ने अपने बगल में छाया से पूछा। अगर अथर्व ने खुद को नहीं रोका तो ये प्रभास जरूर हारेगा, और बहुत बुरी तरह हारेगा, छाया ने हल्के से कहा। उसकी खूबसूरत आंखों में पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। आत्मा और युद्ध कला के दोहरे साधक और एक पूर्ण गुणी युद्ध कलाकार की ताकत के साथ, हालांकि प्रभास बेहद ताकतवर था, फिर भी वह मुकाबला नहीं कर सका। छाया की बातें सुनकर आसपास मौजूद कई तीखे कान वाले रक्षक भी कुछ हद तक हैरान रह गए। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके बीच की जमीन किसी समय दरकने लगी थी। ये दरारें एक स्थिर गति से आगे बढ़ने लगीं। इस समय दोनों के आसपास व्याप्त आभामंडल ने कई शिष्यों के हृदय को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया था। धन्यवाद। क्रैक क्रैक। जैसे ही दोनों के सामने समान रूप से फैली दरारें आपस में टकराईं, उनके नीचे की जमीन फट गई और दो ताकतें आपस में टकरा गईं। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, हवा में एक विस्फोट गूंज उठा। टकराना, एक बम जैसा जोरदार धमाका पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर गूंज उठा। विस्फोट के बाद दोनों के बीच के स्थान में टूटे हुए पत्थर और मिट्टी तुरंत उड़कर ऊपर आ गईं और एक अत्याचारी शक्ति भड़क उठी। फुश! उस क्षण दोनों आकृतियां बिल्कुल पीछे नहीं हटीं, बल्कि वे एक साथ उछल पड़ीं, उनकी सच्ची क्यूई बाहर निकल आई। दोनों आकृतियां प्रचंड ऊर्जा के बीच टकराईं और आकाश में उड़ गईं। हथेलियों के निशान उभर आए, जिससे लगातार विस्फोट हुए। फिर उनकी हथेलियां आपस में मिलीं और उनके शरीर हवा से वापस नीचे उड़ गए। शक्तिशाली सच्ची क्यूई कंपनित हुई, हवा में उछली, धीरे धीरे नदी की लहरों की तरह फैलती गई, जिससे अंतरिक्ष में लहरें पैदा हुईं। क्लैंग! युद्ध कृपाण! प्रभास के हाथ में अचानक एक लंबी मूठ वाली विशाल कृपाण प्रकट हुई। यह एक युद्ध कृपाण थी, जिसका मूठ 1 मीटर लंबा था, सुनहरे रंग का, मानो सोने से गढ़ा गया हो। इसकी धार 1 मीटर लंबी थी, इसका शरीर चिकना, पीठ मोटी और धार पतली थी, जो ठंडी रोशनी से चमक रही थी। इससे कृपाण की एक हल्की आभा निकल रही थी। जब युद्ध तलवार को जमीन में गाड़ा गया तो जहां वह गिरा, वहां तुरंत दरारें फैल गईं। अच्छा कृपाण! अथर्व ने प्रभास को देखा। ये युद्ध कृपाण तानाशाह कृपाण रिजवान द्वारा इस्तेमाल किए गए महान कृपाण से काफ़ी बेहतर था। देखने से लग रहा था कि इसे कम से कम किसी स्पिरिट कमांडर क्षेत्र विशेषज्ञ ने गढ़ा होगा। अथर्व, एक बार जब मैं अपनी युद्ध कृपाण निकाल दूंगा तो उसे वापस खींचना मुश्किल होगा। खुद सावधान रहना। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, प्रभास का शरीर फिर से आगे की ओर दौड़ पड़ा, अपनी लंबी कृपाण उठाकर सीधे अपने सामने की अंतरिक्षीय लहरों को चीरता हुआ। इस समय प्रभास की गति अपने चरम पर पहुंच गई थी। एक पल में एक कृपाण आभा अंतरिक्ष को चीरती हुई अथर्व की ओर चमक उठी। पृथ्वी गुण वाली सच्ची क्यूई का एक प्रचंड प्रवाह फैल गया और प्रभास की आकृति अथर्व की दृष्टि में प्रकट हुई। उस कृपाण आभा में असीम शक्ति थी। चलो, मैं देखता हूं कि ड्रैगन रैंकिंग में तीसरे नंबर वाला कितना ताकतवर है। अथर्व दहाड़ा, उसकी आकृति अपने मूल स्थान से गायब हो गई और उसके पैरों के नीचे ट्रू क्यूई टिमटिमाने लगा। बैटल सेबर फर्स्ट फॉर्म, क्लीविंग एम्पर ग्राउंड सेबर। युद्ध कृपाण दूसरा रूप, उत्तम छाया कृपाण। बैटल सेबर थर्ड फॉर्म, हेवन एंड अर्थ नेट सेबर। डॉट 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 डॉट। प्रभास, युद्ध कृपाण! उसकी चीखें एक के बाद एक गूंज उठीं। कृपाण की आभा के नीचे स्थानिक निशान फट गए और पूरे चौक में सिर्फ कृपाण की बहती रोशनी टिमटिमा रही थी। 1000 हाथ की चकनाचूर आभा मोहर। हवा से उड़ते बादल, ज्वलंत ज्वाला फटना। डॉट 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 डॉट। तेज हवा और बादलों के बीच अथर्व की धीमी चीखें बार बार गूंज रही थीं। उसकी हल्की पीली आकृति कृपाण की आभा में गूंज रही थी। प्रचंड ऊर्जा के भीतर ध्वनि धमाकों की ध्वनि पूरे चौक में लगातार गूंज रही थी। इतनी शक्तिशाली ताकत! सब अचंभित थे। ऐसी शक्ति उनसे बहुत दूर थी, बिल्कुल अलग स्तर पर। उपस्थित शिष्यों में से बहुत कम ऐसे थे जो ऐसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। बैटल सेबर चौथा रूप, पृथ्वी प्रवाहित सेबर। पृथ्वी आभा शील्ड। डॉट 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 डॉट। बूम बूम बूम। विशाल ध्वनि विस्फोटों के नीचे ऊर्जा की लहरें फैलती हैं, जो एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद ही मध्य हवा में विलुप्त होती हैं।
उनकी आकृतियां बिजली की गति से टकरा रही थीं। उनकी हर चाल में हिंसक शक्तियों का टकराव शामिल था। उस समय अखाड़े में दोनों आकृतियों के बीच टकराव को बहुत कम लोग ही साफ साफ देख पा रहे थे। हवा में एक भयानक ऊर्जा भरी हुई थी जिससे पूरे चौक को उलट पुलट करने का खतरा था। उनके हमले एक दूसरे से टकराए और अनगिनत प्रकाश किरणें बिखर गईं। हवा में बिजली के धमाके फूट पड़े। धमाका 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 धमाका। आकाश में भयानक और प्रचंड ऊर्जा उमड़ पड़ी। जब ध्वनि की आखिरी ध्वनि धीमी हुई तो दोनों आकृतियां लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर गईं। उनके शरीर के चारों ओर की रोशनी कुछ मंद पड़ गई और उनके चेहरे पीले पड़ गए। दोनों आकृतियां स्थिर खड़ी रहीं और आसपास की हवा में व्याप्त हिंसक ऊर्जा धीरे धीरे लुप्त होने लगी। फुश! अथर्व की सच्ची क्यूई उसके चारों ओर तेजी से फैलने लगी। उसने तुरंत ही हाथों की मुहरें बनानी शुरू कर दी जिससे गहरे चाप बन गए। उसका पूरा शरीर तुरंत एक चमकदार रोशनी में लिपट गया। जैसे ही ये गहरे हाथों की मुहरें बनी, रहस्यमयी प्रकाश की किरणें अथर्व के सामने उमड़ पड़ीं और उसे घेर लिया। उससे निकलने वाली आभा एक अजीबोगरीब परिवर्तन से गुजर रही थी। एक भयानक आभा तुरंत उसके शरीर से फैल रही थी और धीरे धीरे और भी प्रचंड होती जा रही थी। इस समय अथर्व के चारों ओर की आभा को देखकर प्रभास की अभिव्यक्ति बदलने लगी। अथर्व के सामने 7 रंगों वाली रोशनी तुरंत बदल गई और इससे निकलने वाली भयानक ऊर्जा ने पहले से ही स्थानिक वायु प्रवाह को विकृत करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मैं हार गया। इस समय अचानक एक धीमी आवाज युद्ध कृपाण प्रभास से आई। यह आवाज सुनकर पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। सब लोग युद्ध सेबर प्रभास की ओर देखने लगे। फुस! अथर्व ने अपने हाथों की मुहरें हटा लीं और उसने जो भयानक ऊर्जा इकट्ठा कर ली थी वह धीरे धीरे उसके शरीर में वापस प्रवाहित होने लगी। अपने सामने खड़े प्रभास को देखते हुए उसने कहा, तुम अभी हारे नहीं हो। तुम तो पूरे समय मुझे दबाते रहे हो। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि यदि मैं आपके द्वारा किए जाने वाले हमले को झेल लेता तो कम से कम मुझे गंभीर चोटें आती, इसलिए मैं हार गया। युद्ध सेबर प्रभास ने शांतिपूर्वक कहा। अथर्व हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह प्रभास से बमुश्किल ही मुकाबला कर पाया। अपने तुरुप के पत्ते खोले बिना वह जीत ही नहीं सकता था। उसे अपनी ताकत का भी कुछ अंदाजा हो गया था। सामान्य अवस्था में वह तीसरे दर्जे के मार्शल जनरल से भी मुकाबला कर सकता था। प्रभास की बातें सुनकर आसपास के शिष्यों में एक के बाद एक हाँफने की आवाज़ें गूंज उठीं। सभी ने पहले तो प्रभास को सिर्फ बढ़त बनाए रखते देखा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब वह सीधे हार मान लेगा। प्रभास के चरित्र को देखते हुए वह निश्चित रूप से आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। उस छोटे बदमाश का युद्ध कौशल जो वह दिखाने वाला था बहुत भयानक था। प्रभास, युद्ध कृपाण का हार मान लेना निश्चित रूप से एक बुद्धिमानी भरा कदम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस छोटे बदमाश की ताकत पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी है। अवंतिका ने अथर्व द्वारा अभी अभी संक्षेपित किए गए युद्ध कौशल की प्रस्तावना को देखते हुए धीरे से कहा। उसे याद आया कि धुंधली पर्वत श्रृंखला में अथर्व के अजीब युद्ध कौशल ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रभास, युद्ध कृपाण, हार मान लेगा। अथर्व का रिकॉर्ड वाकई अपराजित है। कुछ रक्षकों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। अगर यह एक औपचारिक चुनौती होती तो ड्रैगन रैंकिंग में रैंकिंग फिर से बदल जाती। चलो कुछ पीते हैं। युद्ध सेबर प्रभास ने अथर्व की ओर देखते हुए धीरे से कहा। हा, लॉन्ग सैन, अनुष्क, चलो चलें। अथर्व जोर से हंसा। एक विचार से ही उसके मन ने आकाश में आकाश पंख वाले हिमसिंह को पहले ही सूचित कर दिया था। हा, प्रभास भी हार गया तो आज मैं बेवजह नहीं हारा। चलो ड्रिंक्स लेते हैं। फ्लाइंग ईगल अनुष हंसा। चौथी श्रेणी का एक उड़ने वाला राक्षसी जानवर पहले ही ऊपर आ चुका था। हुश हुश, 4 उड़ते हुए राक्षसी जानवर ऊपर चक्कर लगा रहे थे और आकाश पंख वाला हिमसिंह निश्चित रूप से सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा था। चारों आकृतियां अपने अपने सवारों पर उछल रही थीं। बॉस, मेरा इंतजार करो, मैं भी जाना चाहता हूँ। जैसे ही लिटिल ड्रैगन की आवाज़ गिरी, उसका आकार प्रकाश की एक धारा में बदल गया और छाया के कंधे से हवा में उछल गया। गर्जन, अपने स्वामी को जीतता देख आकाश पंख वाला हिमसिंह भी बेहद उत्साहित हो गया। उसने धीमी गर्जना के साथ अपने पंख फड़फड़ाए और हवा का एक झोंका लेकर ऊपर उठा और तुरंत दहाड़ता हुआ दूर चला गया। बाकी 3 सवारों ने भी अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उठे और चारों आकृतियां तुरंत उड़ गईं। उस बदमाश ने मुझे ड्रिंक्स के लिए भी नहीं बुलाया, कितनी घिनौनी हरकत है। मैं भी जा रही हूँ। अवंतिका ऊपर की ओर चिल्लाए और अपने लाइटनिंग स्विफ्ट पैंथर को बुलाया। बहन छाया, चलो साथ चलते हैं। छाया को खींचते हुए 2 आश्चर्यजनक आकृतियां लाइटनिंग स्विफ्ट पैंथर की पीठ पर उतरीं और फिर पृथ्वी ड्रैगन शिखर से भी गायब हो गईं। छहों को जाते देख नीचे खड़े सभी शिष्य आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। युद्ध कृपाण प्रभास कैसे हार सकता है? वह हमेशा ऊपरी हाथ में था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर अथर्व को जीतने दिया? हम अपनी थोड़ी सी ताकत से, क्या तुम बता भी सकते हो?
अथर्व ने अंत में जो तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया वह वाकई भयानक था। बैटल सेबर प्रभास जानता था कि वह हारने वाला है, इसीलिए उसने हार मान ली। अथर्व की ताकत अब ड्रैगन रैंकिंग में शीर्ष 3 में है। फ्लाइंग ईगल अनुष और तानाशाह कृपाण लांगसेन को एक ही चाल से हराना और फिर युद्ध कृपाण क्यू डाओजुए को हार स्वीकार करवाना, इस तरह की ताकत बहुत शक्तिशाली है। चर्चाओं के बीच सभी शिष्य नीचे अस्त व्यस्त चौक को देख रहे थे, उनके दिल अभी भी सदमे में थे। अथर्व का नाम उनके मन में पहले से ही गहराई से अंकित था। मूल रूप से बहुत कम लोग अथर्व को पराजित होते देखने के इरादे से आए थे। इस समय वे केवल विस्मय व्यक्त कर सकते थे। इन तीनों मुकाबलों के नतीजे तुरंत ही पूरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में हवा के झोंके की तरह फैल गए। कई अन्य रक्षकों और बुजुर्गों को भी यह खबर मिली और वे सभी मन ही मन बहुत आश्चर्यचकित हुए। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय पर्वत की तलहटी में नए शिष्य क्षेत्र में एक छोटी सी दुकान उस समय 1000 से ज्यादा लोगों से घिरी हुई थी। कई शिष्य दुकान के अंदर देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे, क्योंकि उस छोटी सी दुकान के अंदर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कुछ सबसे प्रमुख युवा 2 आकर्षक महिलाओं के साथ मौजूद थे। ये प्रभास युद्ध कृपाण और तानाशाह कृपाण लांगसेन उड़ता हुआ ईगल अनुष है। यह अथर्व है जो उस समय का सबसे शक्तिशाली नया शिष्य था। वे 2 खूबसूरत महिलाएं कौन हैं? वे बहुत खूबसूरत हैं, जरा देखो, पर ज्यादा मत सोचो। बाईं ओर वाली युवा कुमारी अवंतिका हैं। दाईं ओर वाली एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बताई जाती है, जिसने इस बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया है, जिसका नाम छाया है। भीड़ की चर्चाओं के बीच छोटी सी दुकान में हलचल मची हुई थी तथा अंदर से कभी कभी हंसी की आवाजें भी आ रही थीं। ... चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय पर्वत के एक प्रांगण में महारक्षक और यून शियातियान अंदर थे। तो अथर्व की ताकत ड्रैगन रैंकिंग में शीर्ष 3 में आने के लिए पर्याप्त है। आदित्यनारायण ने खिड़की से बाहर देखा, उसकी आंखों में विस्मय का भाव था।